Namaste dosto, welcome to the next episode of Lucky Party Sport Adventure. In today's episode, Nifty will gonna meet not NS and Sensex will gonna meet the Satire. Today we have an expert from the share market who has observed share market more than you have observed your girlfriend. So I would like to welcome a friend and a brother, Tarun Gupta. और लकी पाजी है सुन लो सब बातें। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बता तरुण, हाउ आर यू? सब बढ़िया, एवरीथिंग्स वेरी गुड। मार्केट अच्छी चल रही है, सब बहुत बढ़िया। जब तक मार्केट चलता तो सब बढ़िया और चलता। मार्केट का ऊपर है सारा सब। हमें तो मार्केट खुश रखती है। सो एक तरह एक सिंपल सा सवाल, एक बच्चा अभी स्कूल क्लियर करके अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पहली बार बाहर निकला है, पहली बार कुछ पैसे कमाना चालू करा है, वो तुम्हारे पास आता एंड ही जस्ट आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट इज शेयर मार्केट? शेयर मार्केट एक बिजनेस ढूंढने की जगह है, एक बाजार है जहाँ बिजनेस मिलते हैं। आपको पार्टनरशिप खरीदनी है, उसमें पार्टनरशिप खरीदो। आपको सिर्फ देखना है, देखो। इकोनॉमी के बारे में समझना है तो वो समझो। तो वहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपको पैसा लगाने की जगह भी मिलेगी, आपको पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा, बिजनेस के आइडियाज़ भी मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा बाज़ार है। जो लोकल बाज़ार होता है, जैसे कपड़े का बाज़ार है, वैसे ये शेयर बाज़ार है। इसमें शेयर मिलते हैं, इसमें कंपनीज मिलती हैं बहुत सारी इन्वेस्ट करने के लिए। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स भागीदारी होती है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में भागीदारी। अच्छा, हम ये कप रखे बैठे हैं, ये कप 10 रुपये का है, आपने मैंने दोनों ने मिलकर अगर इस कप को खरीदा तो दोनों की 50-50% भागीदारी हुई हमारी। तो हम दोनों इसके 50-50% के शेयर होल्डर हैं। मालिकाना हक। मालिकाना हक, आप पार्टनर भी कह सकते हैं, मालिकाना हक भी है आपका। एक भागीदारी है उस कंपनी के अंदर, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में। तरुण, अगर मैं पूछूं कि मुझे आज से अपना शेयर्स में इन्वेस्ट करना चालू करना है, मुझे अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट करना है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? तो जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं पैसे के लिए, ऐसे ही डीमेट अकाउंट खुलवाया जाता है शेयर मार्केट के लिए। तो यहाँ पे 2 अकाउंट होते हैं, एक डीमेट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट के अंदर आपकी सारी होल्डिंग्स रखी जाती हैं, फिजिकली वहाँ होती हैं, राइट। और ट्रेडिंग अकाउंट जिसके अंदर आपके शेयर परचेज सेल होते हैं। आपको अगर शेयर में मार्केट में घुसना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, उस चीज़ को समझना है, तो पहले आप डीमेट कम ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ खुलते हैं, वो खुलवाएंगे। वो बैंक में भी खुलते हैं, वो ब्रोकर्स के पास भी खुलते हैं। अच्छा, तो जिस पे आपको अच्छा लगे, जहाँ आपकी अप्रोच अच्छी हो, जो आपके घर के पास हो, वहाँ आप खुलवाएं और वहाँ से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है, ठीक है, डीमेट अकाउंट खुलवा दिया एंड आई नो ये चीज़ बहुत लोग पूछते होंगे कि कौन से शेयर खरीदूं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, क्योंकि यार शेयर बाजार में इतनी मार्केट लिस्टेड है, आप सबके तो फाइनेंशियल डिटेल्स पढ़ नहीं सकते ना, आप सबके बारे में जानकारी नहीं रख सकते। तो अगर एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं, सो क्या सजेशन होगी? देखिए, इसमें 2 तरीके हैं ढूंढने के, जो मैं यूज़ करता हूँ, अपने लिए बता देता हूँ। जैसे अगर मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मेडिकल नॉलेज मुझे ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स की या मेडिसिन कंपनीज़ की, या इस कंपनी की आगे फर्दर रिसर्च की जो कंपनीज हैं मेडिकल, उसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज है। तो मेडिकल फील्ड से मैं अगर बिलोंग करता हूँ तो मेडिकल फील्ड के बारे में अगर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि उन कंपनी के बारे में मुझे पता है, कौन मेरे सेक्टर में कौन जायंट है, कौन जो है स्टार्टिंग जो है स्टार्टअप्स हैं, कौन जो है मिड कैप प्लेयर्स है, या किसका जो है प्रोजेक्ट जो स्ट्रक्चर है कंपनी का वो ऐसा है कि इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसकी नॉलेज मुझे है। क्योंकि मेडिकल गाया हूँ मैं, शेयर मार्केट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर उन कंपनी को सर्च करोगे कौन सी कंपनी उनमें से लिस्टेड है, अच्छा, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करो। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी कोई ऐसी फील्ड नहीं मिल पा रही है जिसमें आप एक्सपर्टीज रख सकते हो, तो जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया की कंपनीज आप डिसाइड करो। जैसे मैं फरीदाबाद रहता हूँ, फरीदाबाद की बहुत बड़ी कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 8 रुपये का शेयर आज 1200 रुपये खड़ा हुआ है, 2000 रुपये तक चला गया था, मल्टीबैगर बन गया, नाम भी नहीं पता था कंपनी का किसी को। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, मैंने एस्कॉर्ट से स्टार्ट किया, मेरे फादर एस्कॉर्ट्स में काम करते थे, एस्कॉर्ट से स्टार्ट किया, 150 रुपये का शेयर 3500 रुपये चला गया। जैपनीज कंपनी हो गई, नाम चेंज हो गया, एस्कॉर्ट्स की जगह एस्कॉर्ट्स कुबोटा नाम हो गया, एक जैपनीज कंपनी ने उसको बाय कर लिया। ऐसी गुडियर इतनी बड़ी कंपनी है फरीदाबाद, गुडियर टायर्स। गुडियर टायर्स। तो वहाँ से मैं स्टार्ट किया, वो एमएनसी है, वो हर साल 100 रुपये डिविडेंड दे देती है शेयर का। लास्ट 3 साल कंसेक्यूटिव उसने 100 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया। तो इन सारी कंपनी से मुझे अच्छा पैसा कमा के दिया, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। ये सारी लोकल कंपनीज हैं, इन सबका प्लांट में जाके वेरीफाई कर सकता हूँ, स्टडी कर सकता हूँ, देखता हूँ सामने कि भाई हाँ लोग जा रहे हैं एक्चुअली में। अगर कंपनी में कोई स्कैम होता है, कोई आग लगती है, कोई मालिक मरता है, कुछ मरता है, बीइंग अ लोकल मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मेरा फ्रेंड सर्कल है जो मुझे पता लगता है कि भाई हाँ मैं वहाँ काम करता हूँ, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मेरी एक कमांड आती है कि भाई हाँ यहाँ मैं पॉजिटिवली आराम से काम कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इन कंपनियों को मैं सालों देखता आ रहा हूँ, इनके प्लांट हैं, फ्रॉड नहीं है ये। इनके प्रमोटर्स बहुत पुराने हैं, इनके दादा की प्रॉपर्टीज थी, दादा से फादर, फादर से बच्चे, ऐसे आगे ग्रो कर रही है कंपनी।
बहुत बार तुमने वर्ड यूज करा अभी, प्रमोटर. व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर? जो कंपनी को इनिशियली स्टार्ट करता है, प्रमोट अच्छा। करता है, ओके मालिक, ओके, द फर्स्ट ओनर ऑफ द कंपनी, फर्स्ट ओनर ऑफ द प्रमोट. असली मालिक जो था कंपनी. बिल्कुल. और जब, लेकिन इसके अंदर भी बात तो ये आ गई ना, वी आर ऑलवेज काउंटिंग अबाउट कि भाई मैंने यहाँ लगाया और मैंने पैसा कमा लिया. तो नॉर्मली लोगों का ना ये मिसकंसेप्शन बोल लो, या तो एक अप्रोच ये होता है कि शेयर मार्केट में अगर जाना है तो पैसा कमाने के लिए जाना है. सो ये माइंडसेट जो है कि खाली पैसा कमाना है, डू यू थिंक इट्स अ गुड माइंडसेट? मेरे को लगता है अच्छा है. बिजनेस से पैसा लगा रहे हो, बिजनेस में तो अर्निंग के लिए लगा रहे हो, लर्निंग साथ में होती है. अर्निंग, लेकिन पहला पर्पस तो अर्निंग ही होती है. आपका जो एक्टिव काम है वो तो आप कर ही रहे हो ना भाई. यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो पर्पस तो पहला यही है ना, पैसा कमाया जाए. लेकिन शेयर मार्केट लोग गैम्बलिंग भी कहते हैं. गैम्बलिंग तो उन लोग ले जो शॉर्ट टर्म काम करते हैं. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसीलिए मैं कोई चीज़ मानता ही नहीं. शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता. सब चीज़ों को टाइम लगता है. एक बच्चा पैदा होता है तो उसे हम बड़ा करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसे पैसा लगाते हैं, उसकी परेशानियाँ भी झेलते हैं, उसको समझाते भी हैं, तो उसके बाद उसके फ्रूट्स मिलते हैं बच्चों को. तो वही तरीका है यहाँ पे भी. आप बिजनेस आप देखें, समझें, उसमें पैसा लगाएं और रेगुलरली उसको देखें भी, उसको पढ़ें भी, वो कैसी ग्रोथ चल रही है कंपनी की, कैसे प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं, क्या प्लानिंग्स है आगे उनकी फ्यूचर, क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं उनके. तो उस बेसिस पे आप पैसा कमाएंगे. तो वो सोच गलत नहीं है. पैसा कमाने के लिए आदमी आया है, पैसा कमाओ, और ये बिजनेस ही है सारा. बिजनेस से पैसा लगाओ. गैम्बलिंग तो वो हो जाती है आप आज खरीदो कल बेच दो. आपने एक्चुअली में ट्रांजेक्शन की ना, हाँ वैल्यू तो ऐड नहीं की ना. बिल्कुल. बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड शेयर मार्केट पे नहीं होती. ट्रेडिंग बिजनेस बहुत सारे चलते हैं, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग बिजनेस जो है ना, वो एक्चुअली में गैम्बलिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपने वैल्यू ऐड कुछ नहीं की. आपने मेरे से शेयर लेके किसी और को बेच दिया, किसी और से शेयर लेके किसी और को बेच दिया, तो शेयर के अंदर वैल्यू क्या ऐड हुई? उस कंपनी के अंदर तो कोई वैल्यू ऐड नहीं की ना आपने. हाँ अगर उस कंपनी को आपने पैसा दे के छोड़ दिया तो वो कंपनी उस पैसे को यूज़ करके आगे बढ़ती है, तो वहाँ आपने वैल्यू ऐड की. बट ट्रेडिंग करके एक से एक परचेज सेल करते रहे, घुमाते रहे, तो उससे आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई. आप एक ग्लास का बिजनेस करते हो तो ग्लास के बिजनेस, अगर वो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है वो चेन्नई बैठा हुआ है, चेन्नई से वो ग्लास आपने प्रोक्योर करके फरीदाबाद में बुलाया, फरीदाबाद से आपने वो ग्लास को कस्टमर को बेचा. अलॉन्ग विद दैट आपने इन्फॉर्मेशन भी बेची कि अगर कोई प्रॉब्लम आई ग्लास के अंदर तो आई एम देयर फॉर यू. मैंने ट्रांसपोर्टेशन भी देखी उस ग्लास की. मैंने उस ग्लास की एक्सपर्टीज़ भी आगे पास ऑन की कस्टमर को. उसकी एश्योरेंस भी मैंने साथ में उसको पास ऑन किया कस्टमर को. तो वो ग्लास बिका. तो मैंने उस ग्लास के अंदर वैल्यू ऐड की यहाँ पे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन देखकर, उस ग्लास के बारे में नॉलेज देकर, उसकी एश्योरेंस देकर. वहाँ ट्रेडिंग जो है सक्सेसफुल है, यहाँ पे नहीं. हम एक वर्ड बहुत सुनते हैं, रिटेल इन्वेस्टर. उसका मतलब क्या है? एक छोटा इन्वेस्टर जिसका काम शेयर मार्केट का नहीं है, जिसका एक्टिव काम शेयर मार्केट का नहीं है. एक्टिव काम उनका अपना है जिससे वो अच्छा. पैसा कमाते हैं. ये जिनका पैसिव काम है ना, एडिशनल सेकंड काम जो है, वो रिटेल इन्वेस्टर है. थोड़ा सा पैसा होता है, वो आगे बढ़ना चाहता है उस पैसे से. और हम देखें कि लास्ट 10-12 साल में रिटेल इन्वेस्टर बहुत इंक्रीज हुए हैं. आई गेस पोस्ट कोविड तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए, बट कहीं ना कहीं लास्ट 8-10 साल में हम देखें मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत आए हैं. सो डू यू थिंक ये ऐसा क्यों हुआ, सडन चेंज क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट तो बहुत टाइम से है. डिजिटलाइजेशन आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रोल जिसने प्ले किया. ज़ेरोदा जैसे ग्रुप्स आए, ग्रो एक नाम से कंपनी है वो आई, तो इन लोगों ने डिजिटाइज़ किया उसको, थोड़ा फास्ट प्लेटफॉर्म हाथ में दिया. पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल वे था शेयर मार्केट में. अगर आपको परचेज सेल करनी है तो ब्रोकर्स के पास ऑफिसों में जाना पड़ता था. उससे पहले तो, ये तो फिर भी मिड टर्म बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ओटीसी ट्रेड हुआ करता था. ओटीसी ट्रेड मीन ओवर द काउंटर. अच्छा. हम यहाँ काउंटर पे बैठे हैं, आप और मैं आमने सामने मिले, मैंने ये शेयर खरीदने हैं, आपने शेयर बेचने हैं, हम दोनों के बीच में डील हुई, शेयर परचेज सेल कंप्लीट, डील हो गई. तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग थी शेयर मार्केट की. अच्छा. उसके बाद में उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाया गया. एक्सचेंजेस जब बने तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बायर सेलर को एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि यहाँ पे बायर सेलर दोनों अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं. मैंने इतने शेयर इस रेट पे बेचने हैं, इस क्वांटिटी के बेचने हैं. तो उस केस में क्या हुआ, वो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डिजिटाइज हुआ तो कस्टमर बहुत बढ़ गए, वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए, उनका एक्सेस अच्छा हो गया, आसान हो गया. एक्सेसिबिलिटी इजी हो गई हमारे. हाँ, मतलब ओवर द काउंटर के अंदर तो आपको जाना पड़ता था ना फिजिकली. हाँ, अब मैं फोन पे लैपटॉप पे देख सकता हूँ. एग्जैक्टली. आप नहीं तो ब्रोकर को भेजते थे पहले. अब क्या है, फोन पे देखो, लैपटॉप पे देखो, टीवी में देखो, न्यूज़पेपर में एवरीडे न्यूज़ आती है कि भाई क्या शेयर का रेट है एग्जैक्टली रोज. तो इस प्लेटफॉर्म को फर्दर आगे ग्रो किया ज़ेरोदा वगैरह ने. ज़ेरोदा आई, ग्रो कंपनी आई, कई कंपनीज ऐसी डिजिटल आई जिन लोगों ने मोबाइल में ऐप दे दी पर्सनल अपनी. उससे आप 24/7 खूब ट्रेड कर सकते हो. आप बीच में करते थे ब्रोकर को फ़ोन कि सर मुझे ये शेयर परचेज करना है, ये शेयर बेचना है, उसका क्या रेट चल रहा है. या अगर उसकी न्यूज़ चाहिए आपको तो एक्सेस करते थे न्यूज़पेपर्स, या ब्रोकर से पूछते थे क्या रेट है क्या नहीं. अब बाद में इनके आने के बाद क्या हुआ, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप अपनी ऐप से जब मर्जी परचेज करो. तो उससे वॉल्यूम्स और बढ़ गए, उससे रिटेल को थोड़ी एक्सेस मिल गई तो पार्टिसिपेशन बढ़ गया.
प्लस कोविड का ये फ़ायदा हुआ, लोग घर पे थे, उन लोगों को लगा पैसिव इनकम बनाने के लिए क्या बेस्ट तरीका, तो शेयर मार्केट वो की बहुत डाउन आई, तो वो एक ऑप्शन मिला लोगों को कि मार्केट बहुत डाउन है, दिस इज़ द गुड टाइम टू इन्वेस्ट। ये बहुत सालों से सुनते आ रहे, तो लोगों ने लगाया उसमें पैसा, लगाया तो उनको पैसा भी मिला, उस पार्टिसिपेशन और बढ़ गया, मोटिवेशन मिल गया, मोटिवेशन मिल गया इन अ वे। पब्लिक ने पैसा कमाया। हमने लेकिन लास्ट 10-12 साल के हम अभी से रिटेल इन्वेस्टर्स की हम बात कर रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स इंक्रीज हुए मार्केट में, लेकिन हमने लास्ट 10-12 साल में हमने ये भी देखा है कि बहुत मिलियनर्स एंड बिलियनर्स इंडिया में इंक्रीज हुआ है। पहले गिनती के होते थे, 8-10 ही हमें पता होता था कि यही रईस है, यही करोड़पति है, यही है जो है मोटे बिजनेसमैन। बट लास्ट 10-12 साल में हमने बहुत लोगों को देखा है कि इट्स अ 10,000 करोड़ कंपनी, इट्स अ 50,000 करोड़ कंपनी, इट्स अ 60,000 करोड़ कंपनी। वो सडन चेंज क्यों लगा मार्केट में जो आया है? सडन चेंज नहीं है, वो बात के फ्रूट्स हैं जो इंडियन पॉलिसीज रही हैं गवर्नमेंट की, रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो ये तो फ्रूट्स हैं, हम लोग अर्न कर रहे हैं। ये फ्रूट्स हैं एक्चुअली में देखा जाए तो ये मेहनत है पूरे इंडिया की हमारी, जिसमें लोगों ने एजुकेशन पाई, बहुत आगे ग्रोथ की प्लानिंग बनाई, बहुत स्ट्रेटजीज बनाई, नए नए जो है इनोवेशंस लेके आए, उसके बेसिस पे लोगों ने बहुत अर्न किया। तो ऐसा नहीं है सब हवा में आ गया, ये तो सारी लॉन्ग टर्म स्टोरी है इंडिया की, और वैसे भी ग्रोथ तो करनी है इंडिया को। ये बात तो है, इंडिया ग्रो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ग्रो ये बात तो है, ग्रो तो कर रहा है। बट व्हेन यू अभी जब तूने एक चीज़ बोली कि पॉलिसीज़ की जब बात करते हैं, डू यू थिंक कि अभी करंट पॉलिसीज़ जो हैं उसने बहुत हद तक सपोर्ट किया है मार्केट को इंक्रीज करने में, ग्रो करने में, स्टेबल होने में? 100%। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी रही हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की, ग्लोबलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की, उसकी वजह से क्या हुआ है, लोगों को ऑप्शंस मिले काम करने के। अब सरकार ने अगर कोई ट्रेन, पर्टिकुलरली कोई ट्रेन अगर जो है प्राइवेटाइज कर दी कि भाई आप ये ट्रेन अब चलाओ, तो सरकार का उससे खर्चा कम हुआ, सरकार का उससे स्ट्रेस कम हुआ, और पब्लिक को काम मिला। और पब्लिक को काम मिला तो कंपटीशन क्रिएट हुआ, 2 ट्रेन दी, 3 ट्रेन दी, 5 ट्रेन दी, अलग अलग कंपनियों को दी, तो उनमें कंपटीशन क्रिएट हुआ। कंपटीशन क्रिएट करने से क्या हुआ, वॉल्यूम, उसका जो कॉस्टिंग थी वो डाउन हुई। उन्होंने जो अपनी कॉस्टिंग रखी थी वो डाउन की कि सस्ते में हम बढ़िया से बढ़िया क्या दे सकते हैं। हाँ, सरकार का स्ट्रेस कम हुआ, लोगों को एफिशिएंसी लेवल दिखाई दिया, उनकी सर्विसेज और अच्छी हुई। तो इसका बेनिफिट ये हुआ, सर्विसेज अच्छी हुई, कॉस्ट कम हुई, लोगों को काम भी मिला, सरकार का स्ट्रेस भी कम हुआ, सरकार का लोड भी कम हुआ, सरकार के एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हुए। तो इसका इफेक्ट जो है ना वो यहाँ दिख रहा है। ये जो पॉलिसीज हैं सारी ये सिर्फ ट्रेन को लेके नहीं, मतलब मल्टीपल एजेंसीज के अंदर। आप एयरपोर्ट जो है अडानी को दिए गए, गैस जो है हमारे घर में आती है वो अडानी गैस की आती है। पहले सिलेंडर वालों को धक्के खाने पड़ते थे, उसमें चोरी होती थी, अब डायरेक्ट आने लग गई तो चोरी बची एक्चुअली में। तो दिस इज़ गुड, उससे ग्रोथ आई, उससे लोगों को काम मिला, इसीलिए बिल नहीं बने, उन लोगों को काम गवर्नमेंट ने दिया। सो इन अ वे डिसइन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट सोच रही है, सबसे पहली चीज़, जस्ट फॉर द पीपल हु डोंट नो व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। सेकंड, क्या डिसइन्वेस्टमेंट एक्चुअल में इज गुड इन लॉन्ग टर्म? डिसइन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का उल्टा है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उसको आप धीरे धीरे बेचना चालू करेंगे तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है। अच्छा, सरकार की बहुत सारी कंपनीज है जो उन लोगों ने फॉर्म की थी, जिसमें बहुत टाइम लगाया, जिसमें पैसा लगाया, जिसमें एक्सपर्टीज लगाई, आज वो सरकार कहती है वो बेचती हूँ मैं वो कंपनीज। अच्छा, धीरे धीरे करके उसमें थोड़ी थोड़ी स्टेक बेचते हैं, तो उससे सरकार पैसा रिकवर करती है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है। सरकार को पैसा मिला और वो कंपनीज पब्लिक हो गई हैं, अब पब्लिक के पास उनकी होल्डिंग्स आ गई, तो पब्लिक की से हो गई उन कंपनीज में। तो पब्लिक की से जब उन प्राइवेट सरकारी कंपनियों में आई, तो उसकी वजह से उन कंपनी के अंदर एफिशिएंसी और बढ़नी दिखाई दी सरकार को। तो सरकार को उन कंपनी का पैसा मिला, वो पैसा सरकार ने पब्लिक की वेलफेयर के लिए यूज़ किया, जिसकी वजह से टैक्सेस रिड्यूस हो गए। सरकार का पैसा एक्स्ट्रा आ गया, सरकार कहती टैक्सेस हम कम कर सकते हैं अब। इन्वेस्टमेंट करने की लोगों को वेन्यूज़ मिल गए एडिशनल, जिनके ऊपर भरोसा है लोगों को। अभी रिसेंटली LIC का IPO आया, बहुत हाइप्ड IPO था। LIC लोगों को लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और सालों से लोग इंश्योरेंस खरीदते आ रहे हैं उसका। वो इसलिए खरीदते आ रहे हैं कि भाई उनको पता है ये बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारा पैसे लेके नहीं भागेगी। हाँ, उसमें लोगों का मन था इन्वेस्टमेंट करने का, तो सरकार ने वो ऑप्शन दिया। सरकार को तो उससे फ्रूट्स ये मिले, सरकार को पैसा मिला डिसइन्वेस्टमेंट करके, और लोगों का मिला, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन, वेन्यू मिला एक नया। तो लोगों को लगा एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का यहाँ फ़ायदा होता है। तो आई थिंक डिसइन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड। और डिसइन्वेस्टमेंट में मतलब यही निकला, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो पुरानी की हुई थी उसको बाहर निकाल रहे हो बस। लेकिन फिर हम ये सेंटिमेंट्स भी देखते हैं पीपल हु से कि यार करंट गवर्नमेंट सारे सेक्टर्स बेचते हैं, रेलवेज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी लोगों का है। सो व्हाट डू यू थिंक, वो नेगेटिव सेंटिमेंट पॉलिटिकल है सारा का सारा, ये सब पॉलिटिकल है। ये तो होता ही आ रहा है, सालों से आता रहा है। जब बैंकिंग थे हमारे सारे पहले हमारे बैंक थे सब सरकारी थे, जब प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दिए गए तब भी यही क्वेश्चन आया था। बट उससे क्या हुआ, प्राइवेट बैंक आने से बहुत एफिशिएंसी बढ़ी, ये बात तो है। हमारे घर पे बैंक आने लग गए, हाँ, है कि नहीं। तो
हमेशा से देखा गया है डिसइन्वेस्टमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है। जो लोगों को कंप्लेंट्स हैं वो कंप्लेंट्स ये हैं कि अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो तो जो प्राइवेटाइज होने के बाद लोगों का जो एफिशिएंसी लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये है कि सरकारी नौकरियां कम हो जाती हैं। अब सरकारी नौकरी का काम करने का तो पर्पस ही यही है ना, सरकार कहती है मेरा खर्चा कम हो। आपको नौकरी करने से मतलब है, सरकारी प्राइवेट से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अगर अच्छी नौकरी मिलती है, आपको अच्छा काम मिलता है, यू शुड डू इट। अगर आप सोचो कि मैंने सरकारी ही लेनी है तो आपका मोटो अलग है, हाँ, फिर आपका मोटो कुछ और है। मेरे ख्याल से यही एक मिसकम्युनिकेशन बोले या मिसकंसेप्शन बोले, व्हेन कभी भी कोई गवर्नमेंट बोलती है हमारे सामने आके कि मैं इस साल 10 लाख जॉब्स जनरेट करूंगी या 20 लाख जॉब जनरेट करूंगी, लोगों का एक परसेप्शन का बैठ जाता है कि 10 लाख गवर्नमेंट जॉब जनरेट होगी, विच इज रॉन्ग। हाँ, बिल्कुल रॉन्ग। क्योंकि गवर्नमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन है, जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट का काम बिजनेस ही नहीं है, गवर्नमेंट का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है। बिजनेस कोई भी नहीं करना, धीरे धीरे सारे बिजनेस बेच के सरकार सिर्फ एक वॉच डॉग बन के बैठेगी। दिस इज व्हाट यू कॉल वॉच डॉग, कि मैं सारा कुछ देख रहा हूँ, मेरी नज़र सब जगह है। आपको बिजनेस का एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया, एक स्ट्रक्चर बना के दिया, उस स्ट्रक्चर के अंदर यू वर्क। आप एम्प्लॉई अपने रखो, आप काम करो, पैसा कमाओ, वी डोंट वरी, हमको कोई परेशानी नहीं है उस चीज़ से। बट अगर आप पॉलिसीज तोड़ते हो तो वहाँ गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है गवर्नमेंट का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिजनेस का उसका कोई रोल नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर कहती है मैं जॉब्स लेके आ रही हूँ, तो जॉब्स सरकारी से मतलब नहीं है, उनका मतलब है कि हम बिजनेस क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होंगी। तो दिस इज वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से एक नया गलत वर्ड शायद मार्केट में बहुत यूज होता है, प्राइवेटाइजेशन। रादर देन प्राइवेटाइजेशन हम इसको डिसइन्वेस्टमेंट अगर बोले तो शायद तब हम एक ज़्यादा सही अप्रोच के हिसाब से साथ में लोगों के साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं एक और ये भी चीज़ आती है ना कि फॉर एग्जाम्पल अभी गवर्नमेंट के पास एक कंट्रोल है, ठीक है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्राइसेस स्ट्रक्चर्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट है, ठीक है। बट व्हेन इट गोज टू प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर में एक बंदे, आज के मैं फॉर एग्जांपल मैं प्राइवेट ओनर हूँ, मैंने एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की एक चीज़ मैंने खरीद ली, नाउ आई एम दी ओनर। सिंस आई एम ए प्राइवेट पर्सन, आई एम ए बिजनेसमैन, मेरा पहला मोटो हमेशा रहेगा टू मेक प्रॉफिट्स। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ नहीं आ जाती कि अगर प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज होती है तो प्राइजेस इंक्रीज हो सकते हैं, मोनोपली बन सकती है, कुछ एक बिग प्लेयर्स ही खाली उस मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं रादर देन, क्योंकि अभी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो हर साल चेंज होती रहेगी, बट एक प्राइवेट ओनर अगर बैठ गया, वो तो जब तक एग्जिस्ट कर रहा था तो एग्जिस्ट कर ही रहा ना, तो वो तो होलसेल ओनर बन के बैठ गया, तो कोई ना कोई मार्केट को रूल करेगा। ऐसा है, जो डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद लोग प्राइवेटाइज कर देती है सरकार, तो प्राइवेटाइज करने के बाद ऐसा नहीं है उनको फ्री छोड़ दिया। मैंने आपको तभी बताया कि उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया है सरकार ने कि आपको उसके अंदर काम करना है। ये जो हम बोलते हैं ना एमआरपी क्या है, एक टॉफी की एमआरपी क्या है, व्हाट इज एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम रिटेल दे रखा है प्राइस कि ये मैक्सिमम प्राइस है, इस लेवल तक जा सकते हो आप। तो वो प्राइजेस भी कंट्रोल्ड है। लेकिन आप बात करते हो वो मैक्सिमम साइड पे ही बिकता है, तो उसका रीज़न ये है कि उसमें मोनोपली है, तो गवर्नमेंट मोनोपली बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। अब इसका एग्जांपल आपको देता हूँ, टेलीकॉम है, टेलीकॉम में मल्टीपल कंपनीज थी, हाँ, वो सारी कंपनीज धीरे धीरे मर्ज होके बड़ी कंपनीज के अंदर खत्म हो गई। अब हमारे पास 4 बड़े प्लेयर हैं, उसमें से 2 बड़े प्लेयर जो चलते हैं सिर्फ, जो कि एयरटेल और जियो। तो वोडाफोन जो है वो इस टाइम बहुत डेट रिडन है, उसके बाद बहुत लोन है। वो लोन होने के बावजूद कंपनी ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, उसके बाद भी सरकार उसको पुश करके स्टार्ट करके चलाने की कोशिश कर रही है। उसका रीज़न यही है कि मोनोपली ना हो। ओके, जबकि मोनोपली नहीं, उसको डुओपोली कहा जाता है। 2 कंपनीज के अंदर डुओपोली है। हाँ, तो डुओपोली में भी दोनों सेट कर रहे हैं, तो उसके बावजूद सरकार वोडाफोन को बीच में पुश इन कर रही है एडिशनली कि भाई डुओपोली भी फॉर्म ना हो। अपनी एडिशनल कंपनीज हैं BSNL, MTNL, उसके साथ साथ वोडाफोन को भी पुश किया जा रहा है कि डुओपोली भी क्रिएट ना हो। तो सरकार की वो पॉलिसी तो रहती है, वो पुश तो रहता है कि मोनोपोली डुओपोली ना हो, तो उसका बेनिफिट सरकार को मिलता भी है, पब्लिक को भी मिलता है। तो इसीलिए, और प्लस सरकार ने मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी सेट किया हुआ है कई चीज़ों का, तो उसके बेसिस पे वो कंट्रोल स्ट्रक्चर है। आप एडमिनिस्ट्रेशन जो करते हो वो कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है तो ठीक है, बट आप ओवर कंट्रोल रखोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो बिजनेस को छूट नहीं मिलेगी ना काम करने की। ये बात भी ठीक है। वैसे तो आपको काम करना है भाई, बिजनेस करने के लिए आए हो, पैसा तो कमाओगे, बिजनेस फ्री हैंड तो चाहिए ना, पैसा तो कमाओगे। अब एयरलाइंस है, एयरलाइंस बिजनेस के अंदर सरकार ने उनको छूट दे रखी है टिकट्स की, तो टिकट की एक लेवल तक वो कर पाते हैं, लेकिन कंपटीशन आया था, पता लगे भाई मैं अगर 10,000 की एयरलाइन अपनी दे रहा हूँ कि 10,000 रुपये की टिकट लगेगी मेरी दिल्ली से बॉम्बे, और वही टिकट अगर सामने दूसरी एयरलाइन जो है वो 6,000 की दे रही तो 6,000 वाले की बिकेगी ना। एग्जैक्टली, तो 10 वाले को अपने रिड्यूस करना पड़ जाएगा। Exactly. तो दिस इज हाउ यू डू इट। हमने एक वर्ड लास्ट कुछ स्कैम्स की जब वेब सीरीज आई थी, तो मार्केट में लोगों ने नए वर्ड्स बहुत सुने, बुल एंड बियर की जो हम बात करते हैं, बुल द वन जो ऊपर उठाता है, बियर जो नीचे गिराता है। क्या एक्चुअल मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें, बुल मार्केट एंड द बियर मार्केट? बिल्कुल। बुल का मतलब क्या होता है? बुल एक जो जानवर है वो उठा के ऊपर फेंकता है, मार्केट ऊपर चढ़ रही है बहुत ज़्यादा, बुल मार्केट है, बुल मार्केट है।
और वो होता है, मार्केट जब चढ़ने पे आती है तो हाथ में नहीं आती, शेयर एकदम सारे 10% ऊपर, 12% ऊपर, 15% ऊपर, 20% फ्रीज ऊपर, ले ही नहीं सकता कोई, बेचने वाला ही नहीं है, सिर्फ खरीदार है। अच्छा, ये होती है बुल मार्केट। और ऐसे सीजन आते हैं, सिर्फ खरीदार है भाई साहब शेयर मार्केट में, इतना शेयर है, इतना शेयर है, इतना पब्लिक है, सिर्फ खरीदने के लिए बैठी है, बेचने वाला ही नहीं कोई भी। ऐसी बुल मार्केट के अलावा बियर मार्केट होती है अपोजिट, जब बियर मार्केट आती है कोई खरीदार ही नहीं है, सिर्फ बेचने वाले हैं जी। अब मुझे बात बता, जब हम ये बात कर रहे हैं, जो शेयर मार्केट ऊपर चढ़ी नीचे चढ़ी सब कुछ चढ़ी, एक फन चीज़ पूछ रहा हूँ, जब मार्केट क्रैश होती है, लुप तो होती होगी, टेंशन तो होती होगी। टेंशन भी होती है और अच्छा भी लगता है, जो सच बात है। अच्छा लगता है, मौका मिलता है ना पैसा लगाने का। सिर्फ ऊपर ऊपर चढ़ती रहेगी तो यू विल गेट बोर्ड ना। आपका मार्केट का नेचर समझो ना, मार्केट नीचे नहीं आएगी तो वो मार्केट नहीं है ना, और मार्केट नीचे भी जोर से आनी चाहिए, तभी फीलिंग आती है। कोविड में इन्वेस्टर क्यों ऐड हुआ, मार्केट बहुत जोर से नीचे आई और बहुत जोर से ऊपर गई, उसी का तो मजा है। वही तो वेव खिलाती है, वही इंटरेस्ट क्रिएट करती है। अगर एक कंपनी है, HDFC बैंक है, उसमें आप शेयर ले लो, वो टॉप पे खड़ा हुआ है बैंक ऑलरेडी, उस बैंक में आप बैठे रहोगे तो वो FD से थोड़ा सा बेटर रिटर्न निकाल के दे देगा आपका, वहीं बैठे रह जाओगे। लेकिन आप वेव ऊपर नीचे की जो जब तक नहीं आएगी तब तक आपका प्रॉफिट ही नहीं निकलेगा, आपकी मोटिवेशन ही नहीं आएगी। ये हो गया रिवर राफ्टिंग की तरह। रिवर राफ्टिंग की तरह जब तक वेव में ना जाओ, जब तक हिचकोले ना खो, तो मज़ा सा नहीं आता। मज़ा तो तभी आएगा ना। तो ऑब्वियसली जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर मार्केट क्रैश करती है थोड़ा डाउन जाती हैं, बट अगर मेरे पास पैसा है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। बट अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि कल स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, वो तो रोज क्रैश करती है, रोज नीचे आती है। बट हाउ विल यू सेव योर मनी? मनी सेव करना ही नहीं है, मनी तो प्ले कर रहा है ना आपका, आपने तो बिजनेस में लगाया हुआ है। देखो, ये तो शेयर मार्केट है, ऊपर नीचे हुई, कंपनी वही इंटैक्ट है आपकी। आपको ये अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करना है, आपने उस बिजनेस से पैसे लगाए हैं। शेयर मार्केट को साइड में कर दो बिल्कुल। आपने एक कंपनी के बिजनेस से पैसे लगाए हैं, वो बिजनेस कैसा चल रहा है आप वहां ध्यान रखेंगे सिर्फ। अगर वो बिजनेस अच्छा चल रहा है तो इट विल रिकवर। अनटिल अनलेस आपके माइंड में एक ये स्ट्रेस है कि मुझे इस टाइम पे ये पैसा निकालना है, तो एग्जिट अगर आपको बियर मार्केट में करना पड़ रहा है, दैट इज अ स्ट्रेस फॉर यू। इससे मेरा क्वेश्चन आता है, बंदे को कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए? इसका बहुत सिंपल आंसर है, अगर आपके पास पैसे हैं आप खरीदो। अच्छा, आप ये मत देखो मार्केट बियर है कि बुल है। अगर आपको पैसे चाहिए, जेन्युइनली पैसे चाहिए, तब आप निकालो, ना बियर देखना ना बुल देखना। इसमें कोई फटी की सेल नहीं होती। प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी में फटी की सेल होती है, शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर्टी में क्या है, मुझे आज ही बेचनी है यार अर्जेंट में, अगर कोई खरीदार हो तो बताओ, मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा, 5% डिस्काउंट दे दूंगा। यहाँ शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फटी की सेल नहीं होती। जो मार्केट रेट है उसी बिकेगा। अगर मार्केट रेट 100 रुपये का चल रहा है, आप सोचो मैं 90 का बेच दूंगा, आप बिड भी 90 की लगाओगे तब भी 100 का ही बिकेगा। ये खास बात है मार्केट की, आपकी कोई फटी की सेल नहीं है और नेक्स्ट डे ही पेमेंट आएगी। हाईएस्ट लिक्विडिटी है इसकी, सारी वाइट की पेमेंट। आज आप शेयर बेचो, कल अकाउंट में पैसे मिलेंगे आपके पूरे वाइट। 100 करोड़ रुपए आपको इमीडिएटली पैसे इन्वेस्ट करने हैं। कोई प्रॉपर्टी, कोई गोल्ड नहीं मिलने वाला, अरेंज करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर आप क्लिक करोगे, पैसे घुस गए और क्लिक करा पैसे बाहर। एक क्लिक में पैसे भी 100 करोड़ रुपए आपके बाहर आ जाएंगे, नेक्स्ट डे अकाउंट में होंगे विदाउट एनी वरी। ये पावर है शेयर मार्केट की, ये लिक्विडिटी है इस मार्केट के अंदर। लेकिन एक यही बात बहुत अच्छी बोली जो मुझे बड़ी सही लगी कि देयर इज नो टाइम टू बाय और टाइम टू सेल। इट्स ऑल अबाउट कि पैसे हैं, खरीद लो, और अगर आपको पैसों की जरूरत है तो बेच दो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पैसे की जेन्युइनली जरूरत है। अगर लोग ये सोच के बेचेंगे कि मेरा प्रॉफिट आ रहा है मैं बेच दूं, दैट इज अ बैड चॉइस। आपको जब जरूरत है तब आप बेचेंगे। नहीं, ये तो, लेकिन ये तो होता है ना कि अरे ये ऊपर जा रहा है, बेच दे। हम लोग बहुत सेंटिमेंट्स में वहाँ ट्रेडिंग प्रमोट हो जाती है ना, वहाँ फिर ट्रेडिंग में आते हो। अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसका रीजन है ना, क्यों ऊपर जा रहा है, वो कंपनी अच्छा काम कर रही है ना, यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। और वैसे भी आप गो विद द फ्लो। अगर रिवर का फ्लो लेफ्ट जा रहा है तो आप लेफ्ट ही चलोगे, रिवर के फ्लो के अगेंस्ट चलोगे तो आप मारी खाओगे ना। अगर वो शेयर ऊपर चल रहा है तो आप यू कीप इन्वेस्टेड, यू स्टे इन्वेस्टेड उस टाइम पे। अगर आप उस टाइम पे उसको बेच रहे हो और पब्लिक खरीद रही है तो आप उल्टा काम कर रहे हो ना, कैसे काम होगा? लेकिन ये चीज़ नहीं होती कई बार कि ऊपर जा रहा है, मैं ना आज सोचता हूँ और खरीदता हूँ, नीचे आ गया, फिर खरीदो, नीचे आ गया। वो तो वेव है ना, ऐसे ऊपर नीचे। आप उस वेव में कहाँ एंटर किए, वो एक मैटर करता है, वो ट्रेडर के लिए मैटर करता है। आप अगर एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं तो आपको कुछ फर्क नहीं। सबसे पहले ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होगा लोगों को, खासकर कि आप ट्रेडर बन के जा रहे हो या आप एक इन्वेस्टर बन के जा रहे हो। ट्रेडर इज अ फुल टाइम वर्क। आप ट्रेडर बन के जा रहे हो तो आपका एक्टिव काम वही है, फुल टाइम काम वही है। तो आप ट्रेडिंग करो, उसके अंदर फिर उस टाइम आपको वॉच जरूर करना पड़ता है आप कौन सी वेव में घुस रहे हो, पॉजिटिव वेव में घुस रहे हो, नेगेटिव वेव में घुस रहे हो, किस वेव में घुस रहे हो, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं। बट आप एज अ इन्वेस्टर अगर आप बात करते हो तो आपको कोई वेव स्टडी करने की जरूरत नहीं है। कोई बुल मार्केट से बियर मार्केट से कोई खास मतलब नहीं है।
आप एक अच्छा बिजनेस चूज करें, शेयर मार्केट से लेना देना नहीं है उसका, आप एक अच्छा बिजनेस चूज करें जिसका साइकिल लगता है आपको ग्रोथ का है फर्दर, उस बेसिस पे आप उसमें पैसा लगाएं और स्टे इन्वेस्टेड। मार्केट में बहुत सारे ना देखते हैं कि स्टॉक गुरुज आ गए। डू यू थिंक स्टॉक मार्केट को एक्चुअली प्रिडिक्ट किया जा सकता है? नहीं, रोज पॉलिसी चेंज होती है, एवरी डे पॉलिसी चेंज होती है। आज कोई ईवी की पॉलिसी नई आ गई जिसने पॉजिटिविटी दे दी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर। अभी यूपी गवर्नमेंट लेके आई थी हाइब्रिड कार्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन उन्होंने नील कर दिया। अच्छा, हाइब्रिड कार्स अगर आप खरीदोगे तो मारुति की आती है, होंडा की आती है, कई कंपनीज की आती हैं। वो यूपी में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो उसका, तो उसका रजिस्ट्रेशन फ्री है। अच्छा, दिल्ली में उसका रजिस्ट्रेशन कम है, हरियाणा में और ज़्यादा है। हाँ। तो यूपी ने उसको प्रमोट किया, उसकी वजह से यूपी में हाइब्रिड कार्स बहुत बिकनी चालू हो गई। तो यू नेवर नो, रातों रात पॉलिसी चेंज हो जाती है, कौन सी आपकी फेवर में हो जाए, तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। सो डू यू थिंक कि ये अगर हम लोग प्रिडिक्टेबल की बात करते हैं, व्हाट इज मोर अनप्रिडिक्टेबल, स्टॉक मार्केट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज? गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है मुझे लगता है। स्टॉक मार्केट तो फॉलो करती है ना, स्टॉक मार्केट इज द फॉलोअर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। रातों रात इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है। अमेरिका में पॉलिसी कोई चेंज हुई, रात को सुबह मार्केट डाउन खुली। हाँ, जापान में कोई पॉलिसी बहुत अच्छी आई, इंडिया के फेवर में आई, तो पता लगा कल मार्केट बहुत ऊपर खुली। तो ये तो रातों रात चेंज हो जाता है। तो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की है ना, दैट मैटर्स अ लॉट, उसके बेसिस पे काम होता है। वन सजेशन अगर, तो अभी अब हम देख रहे हैं कि एक सडनली एक यूएस, अभी यू जस्ट टुक नेम ऑफ यूएस मार्केट एंड चाइना मार्केट, सडनली एक मार्केट में बहुत अलग सी वेव चल रही है बिकॉज ऑफ वट एवर ट्रम्प हैज़ डन फॉर द टैरिफ्स एंड ऑल। अगर एक सजेशन, अगर यू हैव योर इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, तेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो तेरे साथ काम करते हैं, व्हाट इज वन एडवाइस, वन सिंगल लाइन एडवाइस जो इस टाइम पे यू विल गिव टू ऑल द इन्वेस्टर्स हु आर इन इंडियन मार्केट? वन लाइन एडवाइस। यू स्टे इन्वेस्टेड, आप न्यूज़ बंद कर दें। अच्छा, बिल्कुल, अब बंद करके भाड़ में जाए न्यूज़। देखो ये एवरीडे अफेयर है। आप न्यूज़ को ट्रैक करने बैठोगे, रोज़ आपका दिमाग चलेगा यार वो सेक्टर ऊपर जाएगा, वो सेक्टर नीचे जाएगा, वो ऐसे होगा, वो वैसे होगा। बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को इंटैक्ट रखें, उस कंपनी में भरोसा करो, उसके फाइनेंशियल जरूर चेक रखो रेगुलरली, उसकी हिस्ट्री जरूर अपने सामने माइंड में रखो, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी को आप ट्रैक करने बैठोगे उसके बेसिस पे डिसीजन लोगे नहीं होगा। बहुत बार अभी अब कन्वर्सेशन में यू हैव ऑलरेडी सेड कि बी इन्वेस्टेड, अपने बिजनेस को ट्रैक करो, डोंट ट्रैक द न्यूज़ और डोंट ट्रैक द ट्रेंड्स या डोंट ट्रैक द इमोशंस और टिप्स, बिजनेस ट्रैक। व्हाट डू यू मीन बाय कि अपने बिजनेस को ट्रैक करो? आपने अगर पावर सेक्टर में पैसा लगाया, पावर सेक्टर के अंदर बहुत सारे अलग सेगमेंट्स हैं। पावर बनाने के 5 तरीके हैं, जैसे कोल बेस्ड पावर है, कोयला जला के पावर बनाई जाती है, हाँ। जो ट्रेडिशनल वे है, कन्वेंशनल वे है। हाँ, वो सारी सरकारें, सारे देश जो हैं वो डिमोट कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, ये बहुत ही गंदा तरीका है और इससे बहुत पोल्यूशन होता है, तो ज़ीरो कार्बन में जाना है हमें। लेकिन पावर की जनरेशन तो चाहिए और रादर कैपेसिटी बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा आ रही है। हमारे यहाँ ईवी चलने लग गई, सब चलने लग गया, सब जगह चल रही हैं, सब चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, सब कुछ इसी पे चल रहा है। अब बात ये आती है कि आप पावर सेक्टर के अंदर बात करते हो कोल बेस्ड पावर जनरेशन रिड्यूस करने की और साथ में आपको कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वहाँ आप ट्राई कर सकते हो पावर के अंदर कि और कैसे ऑप्शंस हैं। रिन्यूएबल पावर सेक्टर जो आया है नया, रिन्यूएबल जो सेक्टर है उसके अंदर हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावर क्या होता है? पानी के फ्लो से, बिल्कुल, पानी का फ्लो नेचुरल है, उससे पावर निकालना। ऐसी फिर आया था हाइड्रो के अलावा विंड पावर जैसे सुजलॉन की कंपनी है जो जिसके विंड के बहुत बड़े बड़े ऐसे पंखे लगे हुए हैं, वो पंखा पूरा घूमता है, विंड मिल्स, वो पंखा घूमता है हवा से, नेचुरल हवा से, वो पावर जनरेट करता है, टरबाइन से पावर जनरेट, ठीक है। अब ऐसी सोलर पैनल्स है। हाँ। सोलर पैनल्स के अंदर आप घर पे लगाते हो तो सोलर पैनल धूप के ऊपर बेस्ड है, वो धूप अगर आती है तो उससे वो एनर्जी जनरेट करता है। ऐसी बायोगैस है, बायोगैस से भी जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कई सारे सेक्टर है। आप अगर पावर सेक्टर की बात करते हो तो उसके अंदर सेक्टर को ट्रैक कर सकते हो आप। सेक्टर को ट्रैक करो, फिर उसके अंदर पर्टिकुलर आपको लगता है कोई सेगमेंट आपको लगता है ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, अगर कोई लगता है आपको, सबका अपना परसेप्शन है, सारे सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, सारे सेगमेंट्स भी ग्रो कर रहे हैं, बशर्ते सबकी अपनी एक लिमिटेशन है। अगर वाटर, हम हाइड्रो की बात करते हैं तो हाइड्रो के अंदर पानी की एक लिमिटेशन है, जहाँ पानी का फ्लो है वहीं लग सकता है वो। एग्जैक्टली। अगर हम सोलर पावर की बात करते हैं तो सोलर पैनल लगाने के लिए जगह चाहिए, तो वो जगह यूज करता है, वो जगह चाहिए अपने को, हाँ, ठीक है ना, और प्लस धूप चाहिए। फिर साथ में हाइड्रो, उसकी बात करते हैं, विंड की बात करते हैं तो जहाँ हवा है, जहाँ बिल्कुल क्लीन है रास्ता, अगर रास्ते में कहीं बिल्डिंग है कुछ है तो हवा का रुख मुड़ जाएगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल क्लीन अगर वे है हवा का, वहाँ पे विंड का मिल लगाएंगे तो वो हवा उससे घूमेगा,
विंड का चक्कर जो घूमेगा, चक्का घूमने की वजह से पावर जनरेट होगी, सबकी लिमिटेशंस है। हाँ कोल की अपनी लिमिटेशंस है। आपको लगता है कोई सेक्टर अच्छा है, ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, आप उसमें पैसा लगाओ। सोलर की बात करते हो तो सरकार ने कोशिश किया है कि सरकारी जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सबके अंदर सोलर प्लांट्स लगे, उनकी छतों पे, उनके टेरेस पे, जिसकी वजह से वो सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ पावर जनरेट करें अपना। तो इस तरीके से आप पूरा सेक्टर ट्रैक कर सकते हो। सेक्टर के बाद फर्दर आप अपना सेगमेंट चूज करके ट्रैक कर सकते हो। दिस इज हाउ यू डू इट। इज इट ट्रू कि जो मार्केट है वो इमोशंस पे ज्यादा रिएक्ट करती है? ये बहुत सुनते हैं हम लोग। 100% इमोशंस पे। अगर सबका अच्छा। अगर किसी का इमोशन ये कहता है कि भाई नहीं मार्केट में अब जो स्लो डाउन आएगा, ये इमोशन ही तो है, स्लो डाउन थोड़ी आया है अभी। स्लो डाउन क्यों आएगा? अगर टैरिफ ट्रम्प सरकार ने बहुत ज़्यादा लगा दिया हमारे ऊपर और हमारे यहाँ पे सामान महंगा हो गया अमेरिकन, तो वो आज से महंगा उसने करना स्टार्ट किया है, उसका इफेक्ट हमारे पास बाद में आएगा। लेकिन मार्केट में इमोशन ही तो आए कि यार इफेक्ट आ जाएगा उसका, अब तो महंगी हो जाएंगी चीज़ें सारी, तो इमोशन दिखाई देगा मार्केट के साथ साथ। इमीडिएट रिएक्शन है, सिर्फ इमोशंस ही हैं। जो एक्चुअल रिएक्शन है उसका वो तो पेपर से बाद में दिखाई देगा ना। हाँ। आज अगर उसने टैरिफ लगाए तो उसका इफेक्ट जो है हम 4 महीने बाद जब स्टडी निकालेंगे तो उसमें पता लगेगा प्राइसेस महंगे हुए एक्चुअली में, हमारे पास इफेक्ट आया, तो तब मार्केट गिरनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। इमोशंस है 100%, एक्सपेक्टेशन है, उसके बेसिस पे ही मार्केट ऊपर नीचे रहती है। टोटल सेंटिमेंट्स। लेकिन एक चीज़ देखी जाए कि कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के बाद इमोशन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमारे पास न्यूज़ पहुंचने का जो मीडियम वो बहुत फास्ट हो गया। मैंने तो तभी बोला था आपको, न्यूज़ देखना आप कम करें। न्यूज़ देखने से, न्यूज़ अगर आपकी कंटेंट जो है आपके सेक्टर से रिलेटेड है, आपकी कंपनी से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल देखें। ओके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कीप अ ट्रैक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स कि किस तरीके से वो वर्क कर रही हैं। अगर किसी कंपनी में डाउनग्रेड्स आ रहे हैं, किसी कंपनी के अंदर कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, या किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आई है जिसका उसका फ्यूचर थोड़ा सा डगमगा गया है, तो उस बेसिस पे आप उस इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस भी करें। ऐसे कोई मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उसी में रहना ही रहना है। बट आपको लगता है उसकी ग्रोथ स्टोरी में अगर कोई डेंट आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिजिटाइजेशन से जो है ना, मतलब जो आपका क्वेश्चन था, डिजिटाइजेशन का देखा जाए तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि आपकी एक्सेस तो बढ़ी, लेकिन वो ओवर एक्सेस भी ओवर एक्सेस बढ़ गई। ओवर एक्सेस में क्या, आपके पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आ रही है ना, उसकी वजह से आपके माइंड में कंसर्न्स पैदा होते हैं। हाँ कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, एनवायरनमेंट तो ये रेगुलरली चेंज होगा ही होगा ना। आप उसको तो ट्रैक करोगे, तो उसके ट्रैक करने के बेसिस पे आप ट्रेडिंग पे आ जाओगे, नहीं यार ये खरीद ले, वो बेच दे, ये तो रोज चेंज होगा। हाँ अगर आपकी वो पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया या पर्टिकुलर सेक्टर जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जो एक्चुअली में वर्दी है, तो आप उसके बेसिस पे आप बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं, तो वो आप न्यूज़ सुन सकते हैं। बट ओवर डिजिटाइजेशन की वजह से ये इफेक्ट तो आया है ना। ये तो हर सेक्टर में देखा था, क्योंकि हमारे घर के बुजुर्ग भी आज के डेट में देखा जाए, पहले क्या होता था, बीमारी होती थी बंदा डॉक्टर के पास जाता था। आज में कुछ भी बीमारी होती है वो गूगल और यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं। हाँ। और वहाँ पे बैठ के देख रहे थे, अच्छा ये बीमारी है, इसका क्या इलाज है। अब लगातार उसके बारे में पढ़ा भी रहे हैं कि दैट इज़ बैड दैट इज इन्वेस्टमेंट, बैड। बैड इन्वेस्टमेंट। उसकी वजह से लोगों को बहुत भी लॉस भी बहुत हुआ। वो लॉस दिख रहा है लोगों को, तो फिर लोग थोड़ा सुधर भी रहे हैं। बट एजुकेशन लेने का उनका मन तो है, ये तो दिखा। ये तो है, इंटरेस्ट तो जनरेट हो गया। इंटरेस्ट जनरेट हुआ। वो एजुकेशन आप गूगल से लो, वो आप एजुकेशन बुक से लो, वो आप एक्चुअली में प्लेटफॉर्म्स हैं जो लीगल हैं, ऑथराइज्ड है, आप उनसे लो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो धीरे धीरे लोगों को समझ में बैठता है जब वो लॉस खाते हैं। तो वो जो लॉस खाते हैं ना, अगर इन्वेस्टर एक कंपनी के अंदर, एक अच्छा इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में, किसी शेयर मार्केट में अगर लॉस खाता है, तो मैं उसको पॉजिटिव लेके चलता हूँ। अच्छा। उसका रीज़न ये, मैं उसको बोलता हूँ कि आपको ये ट्रेनिंग की फीस आपने दी, आप अगर कोई भी चीज़ समझोगे, सीखोगे, तो सीखने के लिए आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ उसके अंदर आपको फीस देनी पड़ती है, वो फीस Exactly. आपने आप पे कर दी। एग्जैक्टली। नाउ यू लर्न योर लेसन। हाँ अब आप तरीके से चलोगे, वो तरीके से चलो। तो आपने लॉस नहीं किया। वो मार्केट को उसकी फीस दी सिखाने की। हाँ ये बात तो है। तो वो इस तरीके से आप सोच के चलोगे और एक्चुअली में सोचोगे कि भाई हाँ मेरे को लर्निंग मिल गई, और उसके बेसिस पे आगे आप ट्रेड अगर आप करोगे, बहुत केयरफुली ट्रेड करोगे, तो आप पैसा भी कमाओगे। ऐसी बात नहीं, और करोड़ों लोग कमाते भी है पैसा। हमारे इंडिया में तो पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है। यूएस में देखोगे तो है ही शेयर मार्केट सारा इन्वेस्टमेंट का। इंडिया में भी पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, और आगे भी तो बहुत बढ़ना है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर आज की डेट में हम ये सिनारियो लेके चलते हैं, एक हैप्पी गो जॉली सिनारियो लेके चलते हैं कि इंडिया का हर बंदा कल की सुबह के बाद इंडिया के हर बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी चालू कर दी। हाँ। सो व्हाट डू यू थिंक 5 साल बाद या 10 साल बाद व्हाट विल बी द इंडियन इकोनॉमी प्लस व्हाट विल बी द पर्सनल इकोनॉमी? एक बंदे के अपने लिए क्या एक इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है? देखो, बिजनेस को पैसा चाहिए। बिजनेस कोई भी आपको सेटअप करने के लिए, चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा अगर रिटेल इन्वेस्टर खुद आके शेयर मार्केट में देना चालू कर देगा, तो बिजनेस को पैसा मिल गया, तो ग्रोथ ही ग्रोथ है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इंडियन मार्केट्स की, इंडियन इकोनॉमी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसीलिए सरकार प्रमोट करती आ रही है सब। शेयर मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है।
शेयर मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, सबसे ज़्यादा क्लीन सेक्टर है। आप बनोगे शेयर मार्केट में सबसे लीस्ट फ्रॉड है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स। आई टेल यू व्हाई। प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो उसमें हमेशा सबसे ज़्यादा फ्रॉड निकलते हैं, बीच में अनऑथोराइज डीलर्स हैं जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं, कहाँ कितना बेवकूफ़ बनाएगा, कहाँ पेपर्स में फॉल्ट है, मल्टीपल पेपर्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल गवर्नमेंट की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। बेचने खरीदने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द सेल और परचेज, प्लस महंगा भी बहुत है वो। आप अगर प्रॉपर्टी को परचेज करते हो 7-8% का तो स्टार्टिंग में आपको ड्यूटी ही लग गई, स्टैम्प ड्यूटी। तो जो गेन आना है आपका, तो 1 साल का गेन तो आपने राइट ऑन दी स्टार्ट परचेज करते साथ ही साथ दे दिया कि 8% का गेन तो मैंने साथ साथ दे दिया अपना। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी हो, मैं सोचता हूँ 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाएगी 1 साल बाद, तो उसका 8% गेन तो आपने फर्स्ट डे ही दे दिया, तो 1 साल का गेन तो अपना खत्म। हाँ। फिर वो डीलर की कमीशन भी जाएगी। अब वो उसमें बीच में कितना खा जाएगा कितना नहीं, वो क्लैरिटी नहीं है। तो वो उसका फ्लॉ है बहुत बड़ा, जिसको सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है डिजिटाइज करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी इशूज़ आते हैं। अब गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो गोल्ड के अंदर मिक्सिंग का बहुत बड़ा इशू है। सरकार ने उसको जो है कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए भी सरकार लेके आई, आप उसकी स्टैंपिंग करा लो कई तरीके की, उस चीज़ से आपको प्योरिटी कंफर्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसमें मिक्सिंग तो ही आती जाती है। शेयर मार्केट के अंदर आपको एग्जैक्ट रेट मिलता है। अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल मीडियम्स हैं देखने के कि वो 100 रुपये का रेट एक्चुअली में ट्रू है। वो आप पेपर में देखो, न्यूज़पेपर में क्या शेयर का रेट था कल, आज क्या रेट है। आप अपने फ़ोन में देखो, आप गूगल पे देखो, आप टीवी में न्यूज़ में देखो, आपको सब जगह सिमिलर रेट दिखाई देगा, कोई चेंजेस नहीं है। गोल्ड का भी रेट सिमिलर है, लेकिन गोल्ड के अंदर कैरेट्स आए थे 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, और उसके बाद ज्वेलर्स मल्टीपल आए थे, वो भी ऑथराइज्ड नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट के सारे ऑथराइज्ड मिलेंगे आपको, 100% ऑथराइज्ड, सबका सिमिलर रेट मिलेगा। आप मेरे से लो, आप उससे लो, आप 3rd पर्सन से लो, किसी से भी लो, रेट आपका शेयर का सेम है। ब्रोकरेज में डिफरेंस आया जाता है, वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस वो होता तो सर्विस होगी ना। है। एग्जैक्टली, सबके बहुत सर्विस ही माइन्यूट है, लेकिन वो आपके कितना अपनी सर्विस, मेरी मर्जी में जितने सर्विस चार्ज दूं। तो सरकार ने इसको क्लीन करने के लिए इतना क्लीन किया मार्केट को कि 100% आपकी ट्रांसपेरेंसी है। आपको जो शेयर बताया गया वही मिलेगा, जिस टाइम पे बताया गया उसी टाइम मिलेगा, जैसा बताया गया वैसे ही मिलेगा। एक बकायदा लीगल कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा कि आपने ये शेयर इस डेट को खरीदा था। अब मुझे बात बता, जैसे हम लोगों के पास कोई साइबर क्राइम होता है तो वी हैव साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे हम जाके हम बात कर सकते हैं। मेरे पास कुछ क्राइम होता है, मेरे साथ नॉर्मल क्राइम हो गया, थेफ्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेरे पास पुलिस डिपार्टमेंट है। अगर मेरे पास शेयर मार्केट के अंदर ऐसा कोई मेरे पास कुछ क्राइम होता है, अब आई डोंट नो कि होते होंगे या नहीं होते होंगे, बट हर जगह पे कुछ ना कुछ लूप होल्स तो है ही ना। तो अगर शेयर मार्केट में मेरे साथ कुछ क्राइम होता है या मेरे साथ कुछ गलत होता है, सो एज अ कंज्यूमर क्या मेरे लिए भी कोई ऐसी बॉडी है जो मेरे को प्रोटेक्ट करती है? देखिए, पहला पॉइंट तो शेयर मार्केट में क्राइम नहीं होता, स्कैम्स होते हैं। हाँ, इन्वेस्टर को चीट किया जाता है। तो आप अगर अपनी पर्सनल बात करते हैं तो आपके साथ सप्रेशन किया जाता है। जो मालिक है कंपनी का वो आपको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, ऑप्रेस करने की कोशिश करेगा, आपके राइट्स से आपको नहीं देगा, राइट्स का बेनिफिट आपको नहीं देगा। हाँ। तो वो आप उसके लिए फाइट कर सकते हो। उसको फाइट करने के लिए आपके पास एजेंसी है सेबी, फुल फॉर्म क्या है इसकी? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, दैट इज द वॉच डॉग। शेयर मार्केट का वॉच डॉग जो है सेबी है। उसका एक सेगमेंट है जिसको स्कोर्स कहा जाता है। अच्छा, स्कोर्स के कॉलम में आप जाके यू कैन रेज अ कंप्लेंट। आप एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहलाते हैं शेयर मार्केट के अंदर। अगर आपकी एक छोटी सी स्टेक है तो आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं। तो एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर आपके पास कुछ राइट्स हैं, वो राइट्स आप स्टडी करके शेयर मार्केट के अंदर उसको सेबी के अंदर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं किसी कंपनी के अगेंस्ट, अगर आपको लगता है ऑप्रेस हो रहा है वो लीगली। हम लोग एक और चीज़ सुनते थे, लाइक यू हैव ऑलरेडी सेड कि स्टडी द मार्केट, स्टडी योर बिजनेस। हम लोग एक ये वर्ड बहुत सुनते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, टिप मिल गई है, तो ये चीज़ें वर्क करती हैं एक्चुअल में? इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं या कोई पॉलिसी नई आने वाली है सरकार की या कुछ जिसका इफेक्ट किसी पर्टिकुलर कंपनी में बहुत अच्छा पड़ेगा, तो वो एक इन्फॉर्मेशन जो होती है, उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप पहले ट्रैक कर लो कहीं से और आपको मिल जाए तो दैट इज इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, और उसको यूज करके आपने शेयर मार्केट के अंदर कुछ पैसा कमाया तो दैट इज इलीगल। इनसाइडर ट्रेडिंग इज बैंड। इट्स बैंड इन इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड। क्यों? एक कंपनी की अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको बिफोर एंड मिल जाती है तो बिफोर एंड आपको ही क्यों मिलेगी? वो सबको मिलनी चाहिए ना। वो तो वो सबको एक प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, वहाँ वो कंपनी देती है। उस टाइम पे आप उस शेयर को परचेस करके अगर आप पैसा कमाते हो तो दैट इज़ लीगल।
बट अगर उसको आप पहले पता करा के हम्म उस इंफॉर्मेशन को यूज करके उस शेयर को पहले ही बाय कर लें या शॉर्ट कर दें, तो उससे बेनिफिट जो आपको मिला दैट इज इलीगल। इनसाइडर इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं हो सकती। अगर किसी के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन की एक्सेस है तो उसके ऊपर पहले ही बैन होता है कि वो उस शेयर को परचेज सेल नहीं कर सकता उस टाइम अच्छा, पीरियड में। इसको फिर ट्रैक कैसे किया जाता है? अगर कोई शेयर जो है जिसकी कोई पॉलिसी अच्छी आने वाली है, पॉजिटिव पॉलिसी कोई आने वाली है, और वो शेयर पता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ने वाला है, तो बिफोर हैंड अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने उसके अंदर बहुत मोटा माल खरीदा, शेयर खरीदा, और राइट आफ्टर दी एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यूज़, राइट आफ्टर की वो न्यूज़ आउट हो गई है, वो शेयर बेच दिया, तो उसका जो गेन था वो क्लियर दिखाई देता है। हमारी सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो एक्सचेंज पे बिल्कुल क्लियरली विजिबल होती हैं। तो उसमें बिल्कुल एक अलग सा पैटर्न दिखाई देता है सरकार को कि भाई ये एक पर्टिकुलर आदमी था जिसने शेयर खरीदा बहुत बड़ा, बहुत बड़े अमाउंट का शेयर खरीदा, पर्टिकुलरली उसी टाइम पे खरीदा और 2 दिन बाद ही बेच दिया या नेक्स्ट डे बेच दिया। हाँ। उसमें वो मेजर गेन अगर दिखाई दिया सरकार को तो वहां वो ट्रैक कर लेते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है। सब वॉच है, सब दिखता है, वॉच डॉग बैठा हुआ है, सेबी मैंने बताया ना, उसका नाम ही वॉच डॉग है। हाँ। उसका नाम ही वॉच डॉग है, वो बैठा हुआ दिखता है सब कुछ। शेयर मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है ऊपर हवा में कुछ नहीं है, सब बिल्कुल लीगल है। आप एवरी डे अप टू दी ईयर्स ऑफ 7 साल का रिकॉर्ड कभी भी चेक कर सकते हो, कौन सा शेयर कौन सी रेट पे किस रेट पे खरीदा था मैंने। 7 साल का पूरा रिकॉर्ड होता है आपके पास, कभी भी देख सकते हो आप कि कौन सा शेयर किस रेट पे खरीदा था, किस डेट पे खरीदा था, किस टाइम पे खरीदा था, एग्जैक्ट किस सेकंड पे खरीदा था, सारी इन्फॉर्मेशन होती है एग्जैक्ट, सारा डिजिटल है। और आपको इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स को नहीं देनी, बैंक को नहीं देनी, किसी को नहीं देनी, सबके पास बाय डिफॉल्ट पहुंचती है, सब प्लेटफॉर्म रेडी है। ये डिजिटाइजेशन में हुआ है। अभी हम लोग स्कैम्स के बारे में एक वर्ड हम यूज करें, स्कैम, कि शेयर मार्केट में लोगों के साथ क्राइम नहीं होता बट स्कैम्स होते हैं। और एज एन इंडियन हम सब ने हर्षद मेहता स्कैम ये सब सुने ही हुए हैं। अभी लेटेस्ट हम लोग मार्केट में को देख रहे हैं, ब्लू स्मार्ट कैप का भी मेरे ख्याल से कुछ स्कैम बाहर आया है। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी जो कंपनी है उसके जो ओनर हैं उनकी एक और कंपनी है, दैट इज जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। अच्छा। इट इज़ ए लिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट में रेट आता है उसका। तो उस कंपनी ने लोन प्रोक्योर किया 2 कंपनीज से, आयरेडा और पीएफसी। इंडियन रिन्यूएबल एंड डेवलपमेंट एजेंसी है एक सरकार की, और दूसरी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये दोनों गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। ओके। ये पावर सेक्टर को और रिन्यूएबल सेक्टर को फाइनेंस करती हैं। अगर किसी के पास कोई प्रोजेक्ट है पावर का या रिन्यूएबल एनर्जी का, तो ये लोग फाइनेंस करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। ओके। तो इन लोगों से जेंसोल इंजीनियरिंग अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करा के एक लोन पास कराया अप्रॉक्स 980 करोड़ का। अच्छा। तो 980 करोड़ रुपए में उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबमिट किया कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक फ्लीट खरीदेंगे। वो फ्लीट उन्होंने खरीदने के बाद ब्लू स्मार्ट को लीज पे दी। ब्लू स्मार्ट इज द कंपनी जो ब्लू स्मार्ट कैब्स रन कर रही ब्लू है। स्मार्ट जो है ऑपरेटर है, जो Operator, गाड़ी okay. चलाता है, जो गाड़ी चलाएगा एक्चुअली में। अच्छा। जेंसोल जो था जिसने लीज किया। अब जेंसोल ने बताया 980 करोड़ रुपए के अंदर मैं भी अपना एक पैसा लगाऊंगा, एक कैपिटल लगाऊंगा। तो टोटल जो है 20% के आसपास अप्रॉक्स आप लेके चलिए जो जेंसोल ने अपना पैसा लगाना था उसके अंदर। अच्छा। तो जेंसोल का पैसा मिलाकर तो 980 करोड़ प्लस 20% उसका लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अप्रॉक्स 1200 करोड़ के आसपास हो जाएगा। बट इन्होंने जो स्पेंडिंग की वो करीब जो दिखाई वो 700 करोड़ के आसपास दिखाई, 680 करोड़ के आसपास दिखाई। अब उस सेक्शन के अंदर जो दिखाई 680 करोड़, उसमें से भी 680 करोड़ की फ्लीट खरीदी नहीं गई, खरीदी 577 करोड़ की गई। अच्छा। तो वो क्या हुआ, जिस कंपनी से खरीदी, जी ऑटो नाम से कंपनी है जिससे वो खरीदी गई फ्लीट, उस कंपनी को पैसे तो दिए पूरे, लेकिन फ्लीट उससे नहीं खरीदी गई। वो पैसा एक्स्ट्रा एक्सेस जो दिया उस कंपनी को, उस जी ऑटो ने वो किकबैक देके वापस उनके प्रमोटर्स को दे दिया वो पैसा। अच्छा, मतलब पैसा मैंने एक कंपनी को दिया और वहां से वो पैसा एज एन ओनर मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिया, प्राइवेट ले लिया। अच्छा। लेकिन सरकार को ये दिखाया गया वो सारा पैसा मैंने जी ऑटो को दे दिया फ्लीट खरीदने के लिए। हाँ। अब फ्लीट वो जो है आई हमारे पास, तो पहली बात तो वो फ्लीट ही कमाई। हाँ। और दूसरी बात, हमारा लोन तो 980 करोड़ रुपए का हुआ था। यहाँ तो अभी 680 करोड़ यूज हुए, बाकी 200-300 करोड़ का, बाकी 250 करोड़ के आसपास कहाँ गए? वो पैसा इन्होंने अपने पर्सनल यूज में ले लिया। उसमें एक सबसे बड़ा जो पॉइंट निकल के आ रहा है, अप्रॉक्स 45 करोड़ रुपए का तो डीएलएफ के मिलिया के अंदर जो गुड़गांव में बहुत लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ इन्होंने अपार्टमेंट भी लिया। फॉरेन ट्रिप्स मारे, गोल्फ सेट लिया गया बहुत महंगा, 25 लाख का सिर्फ गोल्फ सेट लिया। अच्छा। लग्जरी वॉचेस ली, लग्जरी कार्स ली, कई चीज़ों में एक्सपेंड किया पर्सनल। तो उन्होंने अपना पॉकेट मनी की तरह यूज़ किया कि मेरे को पॉकेट मनी मिली है आयरेडा से, पीएफसी से, और वो यूज़ करो, खाओ। अय्याशी पूरी भारी है पूरी खूब। तो ये दोनों ब्रदर्स हैं, मिस्टर जग्गी ब्रदर्स। अच्छा। इन दोनों ने मिलके किया ये। तब क्या होगा इसमें?
अब सेबी ने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई हुई है, उनको स्ट्रिप कर दिया गया उनकी पावर से। दे आर नो मोर द डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द कंपनीज। अच्छा और ब्लू स्मार्ट के ऑपरेशन जो है वो शट कर दिए गए हैं, अभी करंटली बंद कर दिए हैं। अच्छा और जैनसोल इंजीनियरिंग का जो मैनेजमेंट है उसका टेक ओवर सेबी ने कर लिया है, तो मैनेजमेंट Okay. अब कंपनी का जो है वो सरकार के पास है, कंपनी हैंडल जो है सरकार कर रही है। और प्रमोटर्स के ऊपर इंक्वायरी बैठी हुई है, उसके अकाउंट स्टडी किए जा रहे हैं, तो क्वेश्चनिंग में लिया जाएगा। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, बट ठीक है, सारा निकल के आएगा, क्लैरिटी अभी। एज फॉर नाउ जैनसोल इंजीनियरिंग के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डूब गए, उन्होंने बहुत मोटा पैसा लगाया। शेयर जो है वो 2000 से ऊपर बिकता था एक साल पहले, आज 150 रुपये के आसपास है, और नीचे फ्रीज रोज, बिकता नहीं है एक भी शेयर, कोई खरीदार नहीं है, सिर्फ बेचने वाले हैं। पर जब ये चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं एक एज एन इन्वेस्टर कहीं ना कहीं बंदा डीमोटिवेट तो होता ही है ना। कॉन्फिडेंस तो लो होता है, तो यहीं आपको ट्रैक करना है। आपने बिजनेस से पैसा लगाया, देखो बिजनेस के अंदर मैं तो ये समझता हूँ कि आप अगर किसी बिजनेस से पैसा लगाते हैं, उसका बिजनेस भी समझें और उसका प्रमोटर्स को भी समझें, वो कितने पुराने हैं, उनका नेचर कैसा है, उनकी हिस्ट्री कैसी है। तो अगर आप किसी जान पहचान वाले बंदे के अंदर, या आपको लगता है कोई प्रमोटर फेस आपका जो है रिलेट करता है आपको कि अच्छा लगता है, या उसकी पॉलिसी अच्छी लगती है, उसको सुनो, तो उस बेसिस पे आप पैसा लगाएं। तो हवा इन में शॉर्ट पैसा लगाएं। कि अगर मैं किसी के पैसा लगा रहा हूँ, कोई नई कंपनी है, तो मुझे सबसे पहले उसको प्रमोटर को ट्रैक करना चाहिए। प्रमोटर की हिस्ट्री तो चाहिए आपको जाननी। अच्छा प्रमोटर कैसा है, उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, कहाँ का प्रमोटर है, या उसने पहले कभी किसी कंपनी में काम किया है, रियासत में कंपनी मिली है उसको, कैसे हुआ है वो प्रमोटर, इतना बड़ा कंपनी कैसे सेटअप कर रहा है वो, तो उसकी हिस्ट्री चेक करनी तो ज़रूरी है। उसके बेसिस पे उसका माइंडसेट पता लगता है प्रमोटर का। कि इसको एक्चुअली काम करना है या खाली अपने याशे के लिए आया मार्केट में। आप जैनसोल इंजीनियरिंग की जो कंपनी का वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें ईपीसी लिखा हुआ है, ईपीसी कंपनी है, अच्छा इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ सोलर एंड पावर प्रोजेक्ट्स। अच्छा पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर मतलब वो रिन्यूएबल पावर है, सोलर भी हो चाहे ईवी हो चाहे कुछ भी हो, तो इस चीज़ की कंपनी थी। और उन्होंने किया क्या, टैक्सी सर्विस का काम किया है। हाँ देखा जाए तो टैक्सी सर्विस ही है। टैक्सी खरीदी और खरीदने के बाद टैक्सी चलेंगी हमारी, उससे पैसा अर्न करेगी हमारी कंपनी, हाँ। वो लीज पे कर दी, तो सरकार ने लोन भी कर दिया। कन्वेंशनल वे है बहुत ही, कोई ऐसा बहुत डिफरेंट काम नहीं किया उन्होंने। उन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की, भाई मुझे टैक्सी खरीदनी है, टैक्सी खरीद के वो टैक्सी चलानी है। टैक्सी चलाएंगे तो उससे रेंट जो आएगा उससे हम आपका जो है ना इंटरेस्ट और जो किस्तें हैं वो सारी सारी वापस कर देंगे। बड़ा ही सिंपल, बहुत ही सिंपल प्लान था। उस पर 1000 करोड़ रुपए सरकार से मिले और उसने सारे फूक दिए हो। और बैठे सब लोग, इन्वेस्टर का पैसा डूब गया। इन्वेस्टर का पैसा डूब गया, इन्वेस्टर का पैसा डूबा, और जो दोनों कंपनी ने लोन किया था उनका भी तो पैसा डूबा। ये बात सही है। वो दोनों भी सरकारी कंपनी थी, तो वहाँ भी पब्लिक का ही पैसा डूबा। मरती तो पब्लिक है, कमाती पब्लिक है, कमाती भी पब्लिक है, बिल्कुल ये बात तो है। कमाते सब है, सरकार भी कमाती है, कंपनी भी कमाती है, पब्लिक भी कमाती है, सब कमाते हैं। लूज करने वाला कौन है, उसको चिंता उसकी ज़्यादा होती है। हार्ड अर्न मनी लूज हुआ लोगों का, दैट इज़ बैड। ये बात कॉन्फिडेंस लो होता है, बट ठीक है, यू कीप रनिंग। अगर आपका थोड़ी बीमारी हो गई आपके शरीर में, तो आप ये थोड़ी उस शरीर को छोड़ देते हो, उस बीमारी को ठीक करके आगे बढ़ते हो, उसमें पैसा लगा के आगे बढ़ते हो। लॉसेस भी होते हैं, बिजनेस तो बिजनेस है। हम जब बात करते हैं सेंटिमेंट्स लूज होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज होते हैं लोगों के, इन्वेस्टर्स के, रिटेलर्स के, तो हमने एक और स्कैम अभी बहुत रिसेंटली सुना था, नीरव मोदी एंड मेहुल चोकसी। न्यूज़ में भी आज बहुत कुछ आ रहा है उसके बारे में। मेहुल चोकसी का अभी 5-7 दिन पहले एक वीडियो जो है सरफेस हुआ है, जिसके अंदर वो व्हीलचेयर पे चल रहा है। हाँ। तो उसको एक्सट्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो फ्रॉड किया तो बहुत बड़ा फ्रॉड था वो। उस टाइम का 15,000 करोड़ रुपए उन्होंने पीएनबी बैंक से फाइनेंस कराए, और वो पैसा यूज़ करा उन्होंने ज्वेलर्स के अंदर। ज्वेलरी की कंपनी थी उनकी, वो ज्वेलरी कंपनी का नाम है गीतांजलि जेम्स। अब तो नाम भी खत्म हो गया, पहले तो बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। तो गीतांजलि जेम्स ने पीएनबी से कुछ गारंटी ली, अच्छा, कि हम आपसे एक गारंटी चाहते हैं कि हम किसी बैंक से फाइनेंस कराए तो यू आर देयर टू रीफाइनेंस देम। तो वो गारंटी जो थी पीएनबी की, और बैंक्स को दिखाकर कि भाई मेरे पास पीएनबी गारंटी, अगर हम डूब जाते हैं तो पीएनबी आपको पैसा दे देगा, और बैंक से फाइनेंस कराया उन्होंने। वो सारा पैसा यूज़ किया आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, मेजरली आर्टिफिशियल ज्वेलरी और डायमंड्स, जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत लो है अगर वो तरीके से ना बेचा जाए तो वो एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जो बड़ा ही रिस्की प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर वो पैसा यूज़ किया। और फिर बाद में पता लगा वो पीएनबी से जो उन्होंने गारंटी ली हुई है, वो गारंटी का पीछे बेसिस ही नहीं है, कोलेटरल नहीं कुछ भी। बाद में वो लोन जो है डिफॉल्ट हो गए, तो पीएनबी को पैसे देने पड़े, सारे बैंक्स को, कि पीएनबी ने तो गारंटी दी हुई है हमें भाई, लेकिन पीएनबी के पास कोलेटरल क्या था? कुछ भी नहीं, जीरो। सो आई हैव अ रैपिड फायर क्वेश्चन फॉर यू। मैं कुछ कंपनी से नाम बोलूंगा, यू हैव 3 ऑप्शंस, बाय, सेल, होल्ड। ठीक है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज जोमेटो, सेल, ओला, सेल, वोडाफोन, बाय, येस बैंक, सेल,
जियो फाइनेंशियल्स, होल्ड, टाटा मोटर्स, बाय, इंडसइंड बैंक, होल्ड, भारती एयरटेल, बाय, सुजलॉन। बाय। सारे टिप्स पे देखो हैं, कौन से खरीदने, कौन से बेचने, कौन से रखने हैं, रोज ये इसी को देखते हैं हम। हैं? 18 साल हो गए, रोज यही देखता हूँ मार्केट में, कौन सा शेयर चढ़ रहा है, कौन सा उतर रहा है, सुबह शाम जिंदगी इसी के नाम। बस। माय नेक्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन, कल सुबह अगर तरुण विल वेक अप एंड हैज टू इन्वेस्ट इन 5 कंपनीज, वो 5 कंपनीज कौन सी होंगी? तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, पहली कंपनी है सेंट गोबेन, सेकंड है इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, थर्ड है मुकन लिमिटेड, फोर्थ है बेजल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, फिफ्थ है एनसीसी लिमिटेड। ओके, टिप्स पे सारी कंपनीज, सुबह उठते ही इन्वेस्ट, अगर पैसे हैं तो। सुबह उठते ही। छोड़ना नहीं है मतलब। नहीं, मार्केट में तो कुछ छोड़ना नहीं है, अगर मौका मिले तो बिल्कुल इन्वेस्ट करो, पैसे होने चाहिए। मैंने बताया था, अगर पैसे हैं इन्वेस्ट करो। हाँ, ये है, पैसा है इन्वेस्ट करो। आप अगर बैंक में रख रहे हो तो इट इज नॉट अर्निंग यू एनीथिंग, नो। ये आप बात बिजनेस में पैसे डालोगे तभी तो पैसा मिलेगा। So my next question is bull or bear? Your preference. You have to answer one. बियर, One share that you will never sell. LNT, Zerodha, Grow or Angel. What do you think? The best app you will ever use. तीनों बराबर है, तीनों की अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल है, तीनों अच्छी एप्स हैं, तीनों ग्रो कर रही हैं। आई वुड रादर नॉट डिफरेंशिएट। जैसे हम एक टाइम पे बोलते थे ना, ही इज अमिताभ बच्चन ऑफ शेयर मार्केट, हम हर्षद मेहता को बोलते थे। करंट सिनेरियो में अगर बोले हु इज द शाहरुख खान ऑफ शेयर मार्केट? वो थे, चले गए, राकेश झुनझुनवाला, अब राकेश दमानी जी का नाम चलता है। कैन यू जस्ट लिस्ट फ्यू मिथ ऑफ शेयर मार्केट? सबसे बड़ा मिथ है शेयर मार्केट शेयर है, खा जाएगा, डूब जाएगा पैसा सारा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा पब्लिक इसी में पैसा कमाती है, सबसे बड़ा मिथ है। शेयर मार्केट को लोग शेयर समझते हैं, शेयर है वो खा जाएगा, नहीं, वो नज़ारा दे के जाएगा। आप तरीके से सोच समझ के जाओ उसके पास, नज़ारे लो उसके, पैसा कमाओ और आ जाओ, उसे खाने मत दो। BSC NSC, NSC, F&O या इक्विटी, इक्विटी, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, सेबी, स्ट्रिक्ट या सपोर्टिव? बोथ। व्हाट्स योर फर्स्ट स्टॉक यू बॉट? एलेकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड, कौन साल में खरीदा था? 2008 में, अभी भी है? अभी भी है। बजट डे, एक्साइटिंग और एग्जॉस्टिंग? वेरी एक्साइटिंग। वहाँ पैसा कितना सरकार कमाएगी और कहाँ कहाँ खर्च करेगी, कितना मुझे मिलेगा, एक्साइटमेंट तो होगी। पैसे से एक्साइटमेंट है सारी। पैसे से ही होती है मोटिवेशन, पैसा ही पैसा सब जगह। आप पैसा कमाओगे तो आपके पास पैसे की रिक्वायरमेंट ना भी हो ना, आप पैसा कमाओगे तो वही मोटिवेशन है। आप अगर खाली बैठोगे, पैसा बहुत है, आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड यू हैव द सिक्योरिटी कि पैसा बहुत है, लेकिन कमाओगे नहीं तो मोटिवेशन नहीं आएगी। स्टॉक मार्केट न्यूज यू शुड ट्रस्ट ऑन व्हाट? ट्विटर, न्यूज चैनल्स या न्यूज़पेपर्स? एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, उस पर न्यूज़ आती है एवरी डे। मेरे ध्यान से एक क्वेश्चन निकल कर आता है जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं। हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना है, हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना है। कंट्री एक है बट ये अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा क्यों? मल्टीपल प्लेटफॉर्म है। देखिए, BSE इज द ओल्डेस्ट एक्सचेंज, 1875 का है वो। अच्छा, 1875 का, इतना पुराना एक्सचेंज है। इतना पुराना है वो? इतना पुराना एक्सचेंज है। तो एक्सचेंजेस तो बहुत सारे थे हमारे पास, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे थे, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, बट ये सारे आप खत्म कर दिए। तो लेकिन मोनोपोली क्रिएट ना हो तो डुओपोली में सरकार ने एक NSE भी दिया हुआ है कि मल्टीपल एक्सचेंज में काम हो, दोनों में सिमिलर कंपनीज हैं, सिमिलर काम होता है, दोनों इंटर ऑपरेटेबल है। आप NSE में लो, BSE में भेज दो, BSE में लो, NSE में भेज दो, तो दोनों इंटर ऑपरेटेबल है। जस्ट इन केस NSE में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यू हैव दी BSE टू टेक ओवर। अगर BSE में कोई इशू आ जाता है तो NSE इज देयर टू टेक ओवर। एक इंसान की जिंदगी में 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं, एक होती है जर, एक होता है जोरू, पैसा और वाइफ एंड लाइफ पार्टनर, गर्लफ्रेंड। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? शेयर मार्केट और गर्लफ्रेंड की अगर हम दोनों की बात इक्वली करें तो दोनों में कॉमन ये है, दोनों बहुत डिमांडिंग है यार। अच्छा। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है भाई। हाँ, फिर दोनों के अंदर अगर परेशानी हुई तो पैसा बहुत डूबता है। मूड स्विंग बहुत है दोनों के, बहुत मूड स्विंग है। 10-10 मिनट में फ़ोन चेक करना पड़ता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, चाहे वो शेयर मार्केट है, क्या रेट चल रहा है शेयर का और क्या मैसेज आ रहा है गर्लफ्रेंड का। नजर हटी दुर्घटना घटी। तो कॉमन बहुत सारी चीज़ें, दोनों एक मिनट में बदल जाती हैं और हर बार ये आता है, इट्स लाइक नेवर बिफोर। हाँ, शेयर मार्केट के अंदर भी नया चेंज हर बार, गर्लफ्रेंड के अंदर भी, ये तो पहले कभी नहीं हुआ, दिस इज समथिंग न्यू। ये बताओ, बंदा सोच नहीं सकता कि अब क्या आने वाला है। एग्जैक्टली, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। राइट। तो दीज आर सम कॉमन थिंग्स।
ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्या है, वाइफ या स्टॉक मार्केट? देखो दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, दोनों बिल्कुल कॉमन है, इसमें बिल्कुल एकदम कॉमन ट्रेट है दोनों का, एकदम 100%। दोनों बहुत डिमांडिंग है, दोनों का कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दें, कितना कंफ्यूज कर दें, क्या पूछ ले क्या बता दें। तो पॉइंट ये है, उस टाइम पे एक्सेप्ट करो रियलिटी को और आगे बढ़ो। अगर वो कंफ्यूज कर रही है तो जैसे वो बता रही है वैसे करो। शेयर मार्केट जो टाइम मांग रही है उसको पेशेंस दो, पैसा दे के छोड़ दो। दोनों की चीज़ में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है पेशेंस। पेशेंस तो है। व्हाट्स मोर पेनफुल, ब्रेकअप या 50% पोर्टफोलियो लॉस? पोर्टफोलियो लॉस। पोर्टफोलियो लॉस हो गया ना, पैसा अगर डूब गया तो ना तो गर्लफ्रेंड रहेगी ना रात को रोटी रहेगी। गर्लफ्रेंड चली गई सिर्फ दिल टूटेगा, और पैसा चला गया ना दिल दिमाग दोनों टूट जाएंगे। जीरो आदमी, भूखा मरेगा। रात को रोटी नहीं मिलेगी। अब मैं तो कोई सिचुएशन देता हूँ, अगर हम्म इन दोनों में तुम एक ही चीज सेव कर सकता है, हम्म या तो योर पोर्टफोलियो, एंड दिस नॉट फॉर यू, दिस नॉट फॉर यू, दिस फॉर ऑल द हस्बैंड्स इन द वर्ल्ड, सारे पतियों के लिए, सारे बॉयफ्रेंड्स के लिए, सारे मर्द जाति के लिए, नर हित में जारी। या तो अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बचा लो, या अपना फोन जिसमें आपको सारी चैट्स है वो बचा लो। क्या बचाना चाहिए एक इंसान को? पहले तो पोर्टफोलियो बचाया जाएगा भाई, पैसा होगा तो आगे काम होगा। हाँ, तो फ़ोन भी नया लिया जाएगा, हाँ। काम भी सारे नहीं किए जाएंगे। बट अगर पैसा ही नहीं है तो फ़ोन बचा के भी कर लूँगा, आगे जाके रोड पे लेके फ़ोन को थोड़ी बेचूंगा, रोटी खानी है भाई। हार्श रियलिटी तो यही है हार्श रियलिटी, एंड इट्स अ हार्श रियलिटी। भाई, पैसा तो चाहिए, पैसा ही चाहिए। उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो जो मार्केट में हम बैठते हैं एज एन इन्वेस्टर, जब न्यूज़ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो कुछ वर्ड्स हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, IPO, FPO। एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज IPO एंड व्हाट इज FPO? तो आईपीओ क्या होता है, कोई कंपनी नई आई है मार्केट के अंदर, तो पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अच्छा। वो पब्लिक को ऑफर करती है अपने शेयर्स, आई वुड लाइक टू सेल दीज शेयर्स। अच्छा। तो दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हम्म। और एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसका ऑलरेडी आईपीओ लिस्टेड है मार्केट के अंदर, वो और शेयर्स कंपनी ही फर्दर बेचने के लिए लेके आ रही है टू फॉलो अप। पहले आईपीओ आता है, फिर एफपीओ आता है। पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, उसके बाद एफपीओ आता है अगर कोई कंपनी लाना चाहे तो। अच्छा जी। हम एक और चीज मार्केट में बहुत सुनते हैं, डी मर्जर एंड मर्जर। सो इसमें क्या डिफरेंस है? मर्जर में क्या होता है, मल्टीपल कंपनीज आपस में इंटीग्रेट कर रही हैं, अच्छा। या 2 कंपनी 3 कंपनी 4 कंपनी आपस में इंटीग्रेट करके एक सिंगल एंटिटी बनाती है, वो मर्जर होता है। वो क्यों करते हैं? उससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, पावर सेंट्रलाइज हो जाती है, एक हेड है वो सारी कंपनीज को ऑपरेट कर रहा है, कॉस्ट कम होगी। 5 कंपनियों के 5 सीईओ हैं, 5 सीएफओ हैं, 5 सीटीओ हैं, उन सबकी सैलरीज हैं। यहाँ मर्ज होके एक बन गया, सबके हेड ऑफिस अलग नहीं है, सबकी कंप्लायंस अलग नहीं है, तो मर्ज होके वो एक एंटिटी बन जाती है, जिसकी वजह से पावर सेंट्रलाइज होके कॉस्टिंग रिड्यूस कर देते हैं हम बहुत। ये मर्जर हो गया। ये मर्जर हो गया। डी मर्जर? डी मर्जर में अपोजिट है बिल्कुल। हाँ। एक कंपनी है, उसको मल्टीपल कंपनीज में डीमर्ज किया जाता है, जिससे वो इंडिपेंडेंटली आगे डिसीजन ले पाए, अपना काम कर पाए। अच्छा। हमारा यूपी इतना बड़ा स्टेट था, उसके अंदर से उत्तराखंड निकला, कई स्टेट्स निकली, बिहार निकला, वो डिसेंट्रलाइज किया ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने आप ग्रो कर पाए। तो दैट्स पार्ट ऑफ डी मर्जिंग। डीमर्जर है वो। हरियाणा हमारा निकला पंजाब में से, तो डीमर्जर था। उसकी वजह से हरियाणा भी प्रॉस्पर्स किया और पंजाब भी। पंजाबी है। लेकिन उससे कॉस्टिंग इंक्रीज होती है, तो सबके पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब यू सेड लाइक यू वांट टू इन्वेस्ट, हमें एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास बैंक में पैसे आ रहे हैं, मैंने इन्वेस्ट कर दिए, बट हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारा एक ऐसा सेक्टर भी है जो कैश में पैसा कमाता है। दुकानदार हो गए, शॉर्ट सेलर्स जो रेडी लगाते हैं लोग, अगर उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, कैन यू इन्वेस्ट इन कैश ऑल्सो इन स्टॉक मार्केट? कैश में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कैश में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। उस पैसे को आप बैंक में डालें और बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। कैश के अंदर कोई ब्रोकर इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकता, लीगली नॉट अलाउड। चाहे वो 1 रुपये का कैश है, चाहे वो 1 लाख का कैश है, वो बिल्कुल कैश नहीं सकता। 100% चेक से जाएगा पैसा, बैंक के थ्रू। बैंक के थ्रू। आज मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एक होता है शेयर मार्केट में, हमने सारी बात कर ली कि शेयर मार्केट इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बंदा पैसा कैसे कमाता है शेयर मार्केट से? पैसा कमाने की 2 जगह है शेयर मार्केट में। एक आपकी जो ग्रोथ मिलती है कंपनी की, उसमें आपकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ रही है। बट वो तो तब मिले जब मैंने बेचा। जब बेचा आपने, मैंने बेचा ही नहीं, फिर कैसे कमा रहा हूँ? तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का एक पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करती है अपने शेयर होल्डर्स में। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। अच्छा। तो कुछ कंपनी साल में 1 बार डिविडेंड देती हैं, कुछ 2 बार, कुछ 3 बार।
तो इट डिपेंड्स उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। अगर उनके पास लॉन्ग टर्म कोई प्लान है एक्सपेंशन का, तो वो पैसा रिटेन भी करते हैं, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। बट कुछ कंपनी जो वो कहती है हमारा अभी फ्यूचर में कोई, करंट फ्यूचर में हमारा कोई प्लान नहीं है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रॉफिट्स। वो प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलते हैं आपको, तो वो आपकी एक अर्निंग होती है, वो आपकी पैसिव इनकम बन जाती है जो आपको सपोर्ट करती है आपके इनकम के साथ। एक्टिव इनकम आपकी सैलरी आ रही है या आपकी बिजनेस इनकम आ रही है, साथ में ये पैसिव इनकम एडिशनल ऐड होती है आपकी इनकम में, तो वो आपको सपोर्ट करती है, तो वो डिविडेंड की फॉर्म में आती है। यू जस्ट सेड कि आपकी जो पैसिव इनकम है, एक एक्टिव इनकम है, जब हम बात करते हैं, देन यू सेड कि हम डिविडेंड से भी पैसा कमा सकते हैं, हमें पैसा मिलता है इन द वे डिविडेंड। सो कैन वी प्लान अ रिटायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड? 100%। जिस दिन आपकी एक्टिव इनकम जो आप कमा रहे हो दैट इज इक्वल टू द पैसिव इनकम जो आपको बाय डिफॉल्ट मिल रही है बैठे बैठे आपकी इन्वेस्टमेंट्स में, उस दिन यू में प्लान टू रिटायर। आपको लगता है रिटायर होना चाहते हो तब हो सकते हो। अब पैसिव इनकम जो है ना, सिर्फ डिविडेंड से नहीं, पैसिव इनकम के कई ऑप्शंस होते हैं। एक पहला है डिविडेंड, ठीक है, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है रेंटल इनकम। अगर ये तीनों इनकम जनरेट करके या एक पे डिपेंडेंट होके या दो पे या तीनों पे डिपेंडेंट होके आप अपनी एक्टिव इनकम को बाईपास कर पाते हो, तो आप रिटायर हो सकते हो। यू सेड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल रेंटल इनकम। इनकम डिविडेंड हो गया मैं शेयर मार्केट से जो मेरा, रेंटल मैंने कुछ प्रॉपर्टी रेंट पे लगा रखी है। व्हेन यू से इंटरेस्ट, वी आर टॉकिंग बैंक इंटरेस्ट? बैंक इंटरेस्ट, ओके, जो हमें एफडीज में मिलता है। एफडी से मिलता है, बॉन्ड्स में मिलता है। कितने तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती है जहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है? एफडीज हैं, बैंक की एफडीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज की एफडीज होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, इन सबसे इंटरेस्ट मिलता है फिक्स। आज मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल एक, यू बीइंग माय फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मेरे पास लाख रुपया है, ठीक है, अब हाउ विल यू स्प्लिट इट कि मैं डिविडेंड, रेंटल एंड इंटरेस्ट, अगर मैं इसका स्प्लिट पूछूं तुझसे, सो व्हाट शुड बी द व्हाट शुड बी द बेस्ट एंड अ लॉजिकल स्प्लिट? आई थिंक 30% प्रॉपर्टी में, 30% आपके इक्विटी मार्केट के अंदर, और 30% के अप्रॉक्स आपका डेट में भी होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर एज। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो सिक्योर्ड एसेट्स के अंदर आप एफडी के अंदर ज़्यादा मूव करेंगे, बट आपकी एज अगर कम है, एक्टिव इनकम अच्छी है, तो यू शुड रादर इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी। बट प्रॉपर्टी का सेगमेंट ऑलमोस्ट 30% फिक्स्ड ही रहेगा। लेकिन प्रॉपर्टी में ये भी तो चीज़ है ना भाई, क्या जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, मैं 500 रुपये से भी शुरू कर सकता हूँ, मैं 100 रुपये से भी शुरू कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी हम शुरू नहीं कर सकते ना? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने के और भी तरीके होते हैं। ये थोड़ी सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद लिया आपने, प्रॉपर्टी में भी पूल इन होता है पैसा। आपने पूल इन करके 4 बंदों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद ली, वहाँ से आपको रेंटल आ रहा है। उसके अंदर भी कम से कम ऐसा तो नहीं 50,000 की तो प्रॉपर्टी मिल नहीं रही मुझे? नहीं, मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, रीट्स आती है। एज वी आर सीइंग की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, डिजिटलाइजेशन है, सब कुछ है। डू यू थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कहीं ना कहीं हमारी जो कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रेडिंग है उसको रिप्लेस कर सकता है? ऐसा एआई जो है ना, वो एक टूल के लिए हेल्प करेगा आपको, आर्टिफिशियल है वो। आप पैसा अपना आर्टिफिशियल चीज़ के बेसिस पे नहीं लगाओगे। ह्यूमन इंटेलिजेंस को कोई बार पास कभी नहीं कर पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस, वो एक टूल की तरह आप यूज़ कर सकते हो, अपने डिसीजन हेल्प करेगा, आपके डिसीजन जो होगा उसको हेल्प कर सकता है वो, लेकिन वो रहेगा आर्टिफिशियली। यूज़ आप अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस ही करोगे। वो एक टूल के लिए दे रहा है, आपको हेल्प कर सकता है कि आप ये करो, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, विद रीजंस। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे ही होगी, जो हमेशा होती है। ये आर्टिफिशियल चीज़ों पे आप अपना पैसा नहीं लगाओगे, आप उसको टूल की तरह यूज़ कर सकते हो, उसके बेसिस पे पैसे नहीं लगाओगे। वन टिप दैट यू एज एन फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो तू मार्केट को देना चाहेगा, इन्वेस्टर्स को देना चाहेगा? अवॉइड ऑल टिप्स, यही टिप है। अच्छा, टिप सुनो ही मत। नहीं, यही टिप है, Avoid all अवॉइड टिप्स, यही टिप है। So it means that we should not trust tips and जो वीडियोस आती हैं हमारे इंस्टाग्राम फीड पे या यूट्यूब फीड्स पे। आपको लगता है अगर वीडियो बनाने वाले को बहुत समझदारी से पता है उस शेयर के बारे में कि वो शेयर चढ़ेगा, वो सेक्टर चलेगा, तो वो खुद ही इन्वेस्ट कर लेगा ना। अपना वीडियो बनाने में टाइम क्यों खराब कर रहा है? आपको क्यों गेन देना चाहेगा वो? ये बात तो है सोचने वाली, बंदा अपने राज थोड़ा बताएगा किसी को। एग्जैक्टली। मैं कहीं पे पैसा कमा रहा हूँ, मैं तेरे को क्यों बताऊंगा मैं वहाँ पे पैसा कमा रहा हूँ? मैं अकेला बैठ के कमाऊंगा। उसका काम वीडियो बना के पैसा कमाने का है। हाँ, शेयर मार्केट से पैसा कमाना अगर वो जानता है तो वो खुद ही कमा लेगा ना, आपके पास नहीं आएगा वो। तो यू टेलिंग अबाउट कि टिप्स को अवॉइड कर देना चाहिए, है ना? बट हमारे बहुत सारे ऐसे होता है कि टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे टिप्स, रेगुलर टिप्स आती रहती है। सो डू यू थिंक कि हमें वहाँ पे वो टिप्स को बिलीव करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए? उसकी न्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर उस कंपनी के, आपकी कोई इंटरेस्टिंग कंपनी जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है,
सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, हम्म, उसकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है तो दैट इज़ यूजफुल फॉर यू। बिसाइड्स दैट आप उस सबको अवॉइड कर सकते हो। आप अपना पर्सनल गेन देखोगे, वो भी अपना पर्सनल गेन से दे रहा है, आप अपना पर्सनल गेन देखो, अगर उससे आपको कोई न्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो आप, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। बिसाइड्स दैट सब डिलीट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नाम की कोई टर्म नहीं होती, मेरी टर्मिनोलॉजी में तो नहीं है। इट्स ऑलवेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही होती है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही लॉन्ग टर्म है। बट पीपल नॉर्मली यूज इट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मिनिमम 1 साल की तो रखोगे, 1 साल से नीचे शॉर्ट टर्म मानती है सरकार भी, तो 1 साल से ऊपर का जो होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है, तो उससे पहले आपको फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे? शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता, शॉर्ट टर्म खर्चा होता है, शॉर्ट टर्म प्ले होता है, गैम्बलिंग होती है, कर लो। Will Indian stock market can ever bypass China or a US stock market? 100%, अच्छा, कोई सेकंड थॉट नहीं, साथ साथ आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, 100% करेगी। भाई जो नीचे है, जो डेवलपिंग है, वही तो आगे जाके डेवलप होगा। जो डेवलप्ड है ऑलरेडी वो तो नीचे ही आएगा, ऊपर कहाँ पड़ेगा? यूएस की जो लेवल है, जिस लेवल पे डेवलप्ड लेवल पे वो पहुंचा हुआ है, उसका वहाँ से ऊपर कहाँ जा सकता है? हमारे पास तो ऊपर जाने का स्कोप है, तो हम ही तो पहुंचेंगे और रिफाइंड वे में और नए वे में, नई पॉलिसी के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ, नए सिस्टम के साथ, तो 100% बाईपास करेंगे। सो जो करंट पॉलिसीज है, जो करंट जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसीज वो हमारे लिए बना रही है, डू यू थिंक दैट विल एक्चुअली फास्ट ट्रैक दिस प्रोसेस? बिल्कुल बिल्कुल। सो हम जो ये मार्केट की बात करते हैं ना, कि बहुत सारे टर्म्स हम यूज करते हैं कि लक का खेल है, लक का खेल है, लक का खेल है। सो व्हाट डू यू थिंक कि शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट लक या फिर जुगाड़ है? लक है, कैलकुलेटिव रिस्क भी है, जुगाड़ तो बिल्कुल नहीं। आप कैलकुलेट करके रिस्क लोगे, पैसा लगाओगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, थोड़ी सी लक भी चाहिए साथ में, तो पैसा ही पैसा। तो ये तरीका है पैसा कमाने का। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिकल स्टडीज एंड लक। यस, जुगाड़ नहीं है, क्लियर है। बहुत मजा आया, बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिली। एंड आई गेस ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये फाइनेंशियल एक ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से एक आध एपिसोड में खत्म नहीं होने वाली। इसके लिए बैठना पड़ेगा कम से कम 2-3-4 एपिसोड कम से कम। बट अगर समराइज करना पड़े फॉर द ऑडियंस, फॉर न्यू जनरेशन, फॉर जेन जीज, फॉर यंगस्टर्स, इफ यू वांट टू समराइज एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मार्केट को, हाउ विल यू समराइज? जिंदगी का फैसला है, जरा देखभाल कर, यहाँ हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल कर। क्या बात है! थैंक यू सो मच तरुण, इट वॉज अ वंडरफुल एपिसोड, मजा आया। एंड आई गेस मार्केट में बहुत नए जनरेशन्स को, नए लोगों को इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट फील्ड के बारे में तो जानकारी मिली है, कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट जनरेट करेगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग माई शो, थैंक यू सो मच। थैंक यू।